Yes. Online students, what do you mean by ERCP? તો એન્ડોસ્કોપી વિઝ્યુલાઇઝેશન્સ કરવામાં આવે હિપેટિક ડક્ટ્સ એન્ડ પેનક્રિયાટિક ડક્ટ્સ. Yes, सिंपल. एंडोस्कोप का यूज करके हम हेपेटिक डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स तो देखते हैं. ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी यूज होता है, ट्रीटमेंट पर्पस, थेराप्यूटिक पर्पस के लिए भी यूज होता है. लाइक हेपेटिक डक्ट में स्टोन है, गॉल स्टोन है, कुछ भी है, ब्लॉकेज हो गया है, सैंपल लेना है तो भी हम ये यूज कर सकते हैं. एंड ये इन्वेजिव प्रोसीजर है बिकॉज वी आर इंसर्टिंग द स्कोप. अगर हमें नॉन इन्वेजिव मेथड यूज करनी है तो क्या यूज करेंगे? MRCP. एमआरसीपी. उसमें क्या होता है? एमआरसीपी में क्या होगा? व्हाट इज द डिफरेंस? It is non-invasive procedure without inserted endoscope. આપણે વિઝ્યુલાઇઝેશન કરીએ. विजुलाइज कैसे करेंगे इंसर्शन के बगैर? फीचर्स क्लिक. एमआरआई से. एमआरआई करेंगे, एमआरआई मशीन से. इन शॉर्ट हम पैनक्रियाटिक डक्ट्स एंड बिलियरी डक्ट्स देखते हैं. ओके. जो भी मेडिसिन दिए हमने सिडेशन के लिए, बिकॉज एंडोस्कोपी है, सो सेडेट करना होगा पेशेंट को. सो सिडेशन के बाद पेशेंट के रेस्पिरेटरी सेंटर्स डिप्रेस होंगे. सो हमें रेस्पिरेटरी स्टेटस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन, हाइपोटेंशन, ओवर सिडेशन, ड्रग ओवरडोज हो जाए, वॉमिटिंग, ये सब कुछ चेक करना है कि पेशेंट को हो ना जाए. प्री प्रोसीजर क्या इंटरवेंशन हो गया? ओके. Yes. પછી નોન સ્ટીરોઇડલ ઇન્ફ્લામેટરી ડ્રગ એ લેતો હોય કે એન્ટીકોગ્યુલેન્ટ ડ્રગ લેતો હોય તો એના માટે કહેવાનું છે કે એ સ્ટોપ કરી રાઈટ, કેમ કે બ્લીડિંગ ની વધારે ચાન્સીસ રહી શકે છે. કોઈ ઇમ્પ્લાન્ટેડ ડિવાઇસીસ હોય એના બોડીમાં તો એને ડીએક્ટિવેટ, જેમ કે એના પાસે સ્પેસમેકર હોય તો ડીએક્ટિવેટ કરવા માટે કહેવાનું છે. कंप्लीटली डीएक्टिवेट नहीं करना है, पर काम करना है. ओके. एंड सिडेशन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे. सो एनपीओ कर देंगे 6 to 8 आवर्स के लिए. कंसर्ट एलर्जीज एंड सेंसिटिविटी के लिए पूछ लेंगे. अगर एनसेड्स एंड एनसेड्स है, एंटीकोगुलेंट्स ले रहा है तो वो बंद करना होगा. कब से करना है वो पीएससीपी बोलेंगे. कुछ इम्प्लांटेबल डिवाइसेस है तो हमें उसकी एक्टिविटी, लाइक उसको कंप्लीटली डीएक्टिवेट नहीं कर सकते, बट उसको थोड़ा उसका एक्टिवेशन रिड्यूस करना होगा, एक्टिविटी रिड्यूस करनी होगी, सिडेशंस देना होगा. एंड अगर हम डाई यूज करने वाले हैं तो डाई इंसर्शन से पहले रीनल फंक्शन टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है. अगर रीनल फंक्शन टेस्ट पुअर है तो हम डाई इंसर्ट नहीं कर सकते. पोस्ट प्रोसीजरल स्टेप क्या होंगे? वाइटल साइंस मॉनिटरिंग. यस. गैग रिफ्लेक्स रिटर्न हो फिर ही हम खाना देंगे. देन कॉम्प्लिकेशन है उसकी, सो कॉम्प्लिकेशन के लिए मॉनिटर करेंगे. परफोरेशन पेरिटोनाइटिस के लिए. देन इंटरवेंशन कंप्लीट हो जाए फिर सारी वैल्यूज चेक करनी है. अगर शायद कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई होगी तो सारी वैल्यूज एलिवेट होगी. हमने थेराप्यूटिक पर्पस के लिए किया है, कुछ ब्लॉकेज था तो अब वैल्यूज कम होनी चाहिए. सो वो चेक करेंगे. इवेल्युएशन करने के लिए आपको हेल्प होगी. फिर हमने एमआरसीपी देखा. एमआरआई का यूज करके हम बिलियरी एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स विजुअलाइज करते हैं. उसकी प्री प्रोसीजर एंड पोस्ट प्रोसीजर हम न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में देखेंगे. एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड यूएसजी मतलब અલ્ટ્રાસાઉન્ડ આખું ઉપરથી કરે છે તો એન્ડોસ્કોપી છે ને એ ઇનર પાર્ટ્સ મતલબ જે જીઆઈ વાળો હોય છે ને ઇન્ટરનલ ડાયજેસ્ટિવ ઓર્ગન્સ હોય છે એનું એક્ઝામિન કરવામાં આવે છે. Okay. Online students, what do you mean by endoscopic ultrasonography? તો એન્ડોસ્કોપ ડાયજેસ્ટિવ ઓર્ગન્સ હોય છે એનું પણ આપણે વિઝ્યુલાઇઝેશન કરી શકીએ. हाँ. एंडोस्कोपी के साथ साथ हम जो दूसरे जीआई ऑर्गन्स है, सराउंडिंग ऑर्गन्स, वही वो स्कोप से हम देख पाएंगे. यूएसजी अंदर से होगी. सो दैट इज एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी. उसकी प्री प्रोसीजर पोस्ट प्रोसीजर सेम. एंडोस्कोपी ही कर रहे हैं बट साथ में देख रहे हैं, सो वो सेम होगी. व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? અને કોઈ ઓરલ ઇન્ટેક થી ફૂડ ઇન્ટેક કરવા હોય તો પણ ગેગ રિફ્લેક્સ આવી જાય એના પછી જ આપવાનું. अगर हम पहले कर देंगे तो એસ્પિરેટ एस्पिरेट हो जाएगा. सो फॉलोइंग कोई भी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर हम कर रहे हैं तो गैग रिफ्लेक्स खास चेक करना है. गैग रिफ्लेक्स रिटर्न ना हो तो हम ओरली कुछ भी नहीं देख सकते, ना फूड ना फ्लूइड. अगर हमने दे दिया तो पेशेंट को एस्पिरेशन हो जाएगा.
फिर हमने देखा सीटी स्कैन। सीटी स्कैन मतलब जो नॉर्मल आपने देखा है कि एक मशीन होता है जिसके अंदर पेशेंट को सुला दिया जाता है एंड वी विजुअलाइज द ऑर्गन्स। ओके, इसमें डाई एंड विदाउट डाई दोनों से हम करते हैं। अगर डाई यूज करने वाले हैं तो पेशेंट के लिए एलर्जिक सेंसिटिविटी टेस्ट कर लेंगे, पूछ लेंगे पहले कभी कराया है, रीनल फंक्शन टेस्ट चेक करेंगे, पेशेंट को एनपीओ करेंगे 4 आवर्स पहले। डाई इंसर्ट कर रहे हैं तो, वरना ऐसे भी हमें करना है तो कर सकते हैं। सो ऑलवेज फॉलो द पीएचसी प्रिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग एनपीओ स्टेटस। फिर कुछ पेशेंट्स होता है कि एमआरआई एंड सीटी स्कैन में उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। सो उसके लिए पेशेंट को हम एनकरेज करेंगे कि आपको जो भी फीलिंग्स है यू कैन शेयर विथ मी एंड आप उनको सपोर्ट प्रोवाइड करोगे। आफ्टर प्रोसीजर चेक करना है कि डाई निकल जाए, और निकालने के लिए आप क्या करोगे, फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करना है। अगर पेशेंट ओरली नहीं ले सकता तो आपको आईवी से भी देना होगा, बट फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है, तभी वो डाई यूरिन से निकल जाएगी। अगर डाई अंदर ही रह गई सो इट कैन डैमेज द किडनी, रीनल फेलियर हो सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सक्रीट द डाई फ्रॉम द बॉडी एंड उसके लिए ओरल फ्लूइड्स बढ़ाने होंगे। देन पेशेंट को यस डायरिया हो सकता है अगर उसने ओरल कॉन्ट्रास्ट लिया हो, ओरली लिया हो, तो उसकी वजह से ड्यू टू इरिटेशन डायरिया भी पेशेंट एक्सपीरियंस कर सकता है। फिर हमने देखा था पैरासिम्पटोसिस। व्हाट डू मीन बाय पैरासिम्पटोसिस? उसको साइट्स बोलते हैं। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज पैरासिम्पटोसिस? व्हाट इज पैरासिम्पटोसिस? Removal of fluid from peritoneal cavity. यस, रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम पेरिटोनियल कैविटी। वो रिमूव डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी होता है, थेराप्यूटिक। डायग्नोस क्यों कि हुआ क्यों, असेट्स क्यों हुआ, कुछ कैंसर की वजह से, सिरोसिस ऑफ लीवर की वजह से, इन्फेक्शन क्या हुआ है, क्यों फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है, वो डायग्नोस करने के लिए भी हम पैरासिम्पटोसिस करते हैं। एंड हो गया है ऑलरेडी तो एज अ ट्रीटमेंट पर्पस भी हम करते हैं। प्री प्रोसीजर स्टेप्स कौन सा हो गया? वाइटल साइंस, यस, सो कंसर्न ली गई है कि नहीं, वाइटल्स चेक करेंगे, पेशेंट की एब्डोमिनल गर्थ, वेट, वो सब चेक कर लेंगे, ब्लैडर एम्प्टी करवा देंगे। एंड कौन से पोजीशन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, विच पोजीशन यू विल गिव? Upright position. अपराइट ऑलवेज। अगर पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम अपराइट पोजीशन ही देते हैं। पेशेंट को फटीग हो रहा है सो हेड ऑफ द बेड एलिवेट करके देंगे। पेशेंट खुद से बैठ रहा है तो उसको बैठने देना है। बट अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, पेशेंट को प्रॉब्लम है, तभी दूसरी पोजीशन देंगे एंड वो पीएचसीपी आपको बोलेंगे। बाकी आइडियली अपराइट पोजीशन ही दी जाती है। ओके, इसमें भी बिफोर पैरासिम्पटोसिस अगर हमें वो लैब टेस्ट कोएगुलेशंस करने हैं तो हम कर सकते हैं, बिकॉज देर आर चांसेस पंचर कर रहे हैं, कुछ इंजरी हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आफ्टर प्रोसीजर आपको क्या ध्यान रखना है? ओके, कंफर्ट, ड्रेसिंग करना है, हाँ, एंड ड्रेसिंग में ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं वो आपको चेक करना है। देन ओके, यस, हिमेचूरिया के लिए चेक करेंगे। हिमेचूरिया है मतलब ड्यूरिंग प्रोसीजर ब्लैडर में इंजरी हो गई थी, इसीलिए हिमेचूरिया है। देन व्हाई? क्यों वासोडाइलेशन होता है? Vasodilation, online students, tell me about point B. We have to monitor vital signs, especially BP and pulse. Why? Rapid removal of fluid. Yes, रैपिडली हम फ्लूइड रिमूव कर रहे हैं, सो एब्डोमिनल प्रेशर कम हो जाएगा, इमीडिएटली वेजोडाइलेशन होगा। वेजोडाइलेशन होगा तो बीपी एंड पल्स ड्रॉप हो सकता है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है, डेथ भी हो सकती है। सो वो खास ध्यान रखना है। पेशेंट को बेड रेस्ट करवाएंगे बिकॉज ऑलरेडी वेजोडाइलेशन हुआ है, पेशेंट खड़ा होगा, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होगा, पेशेंट गिर जाएगा चक्कर खा के, सो इसीलिए पेशेंट को बेड रेस्ट ही करवाना होता है।
देन एब्डोमिनल गर्थ एंड वेट फिर से चेक करेंगे, कम होगा ऑब्वियसली, सो इवेल्युएशन में आपको हेल्प होगी। हाइपोवोलेमिया के लिए फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस हुआ है, लॉस हुआ है, उसके लिए चेक करेंगे। कितना फ्लूइड हमने निकाला, कैसा है फ्लूइड, कोई स्मेल आ रही है, कलर कैसा है, वो सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट करना है, देखना है। एंड शायद अगर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भेजना है लैब में, तो थोड़ा उसमें से निकाल कर वो जो कंटेनर होता है उस पर लेबल कर देंगे पेशेंट की डिटेल्स एंड लैब में भेज देंगे। इमीडिएटली भेजना है, अगर आप लेट करोगे तो केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो एंजाइम्स डिटेरियोरेट हो सकते हैं, केमिकल्स रिएक्शंस उसमें होते हैं। ये सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट करना है कि क्लाइंट कैसा था, क्लाइंट का रिस्पॉन्स कैसा था, कैसे फ्लूइड, कितना फ्लूइड निकला, कुछ प्रॉब्लम हुआ कि नहीं, वो सब आपको ध्यान रखना है। एंड अगर उसका यूरिन नॉर्मल की जगह पिंक, ब्लडी पिंक और बहुत ज्यादा रेड है, तो फिर पीएचसीबी को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होगा। व्हाट इज दिस रीड इंपॉर्टेंट पॉइंट? Memory of fluid है, participation होता है, blood pressure રહે છે અને બીજું patient hypovolemic shock માં જઈ શકે છે. Yes, so it is very important to monitor heart rate and blood pressure. Online students, what is this read important point? ડ્યુ ટુ Online રેપિડ students? રિમોટ એબ્ડોમિનલ પ્રેશર ડિક્રીઝ થશે અને એબ્ડોમિનલ પ્રેશર ડિક્રીઝ થશે તો વેઝોડાયલેશન થશે, વેઝોડાયલેશનના લીધે બીપી ને ડ્રોપ થશે તો હાઇપોવોલેમિક શોક માં જઈ શકે છે. તો આપણે મોસ્ટલી મોનિટર કરવાનું બીપી અને હાર્ટ રેટ. Yes. फिर हमने देखा लीवर बायोप्सी, मतलब यस, फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, चेक करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है। सो एक नीडल इंसर्ट करके लीवर में से टिश्यूज लेंगे और ट्रांस एब्डोमनली, मतलब बाहर से सीधा एब्डोमेन से पंचर करके हम सैंपल लेंगे। प्री प्रोसीजरल स्टेप्स कौन से लेने हैं? ओके, कंसेंट, वाइटल्स, एनपीओ 8 to 12 आवर्स पहले एनपीओ करना है। फिर कोएगुलेशन स्टडीज, मतलब पीटी, आईएनआर, एपीटीटी, प्लेटलेट काउंट, सब कुछ कोएगुलेशन स्टडी प्रॉपर कर देनी है। अगर कोएगुलेशन स्टडी, ऑब्वियसली पेशेंट को हम लीवर बायोप्सी क्यों करेंगे, बिकॉज हमें सस्पेक्टेड है कि उसको लीवर प्रॉब्लम है, तो कोएगुलेशन स्टडीज कैसी होगी? एबनॉर्मल होगी, राइट? सो वो है, बट अगर ज्यादा एबनॉर्मल नहीं है तो डॉक्टर्स ब्लीडिंग प्रिकॉशंस के साथ लीवर बायोप्सी करेंगे। और अगर बहुत ज्यादा एलिवेटेड है तो फिर डॉक्टर्स पोस्टपोन करेंगे प्रोसीजर, उसको ट्रीटमेंट दी जाती है, फिर करते हैं लीवर बायोप्सी, वरना ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। बेसलाइन असेसमेंट कर देंगे। देन ओके, पेशेंट को पहले से ही प्री प्रोसीजर ही हम सिखा देंगे कि पोस्ट प्रोसीजर आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे नीडल इंसर्ट करेंगे डॉक्टर, तो आपको कैसे, तब क्या करना है, आइडियली क्या करना चाहिए पेशेंट को ड्यूरिंग द प्रोसीजर, जो आप पहले सिखा दोगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पेशेंट को आप प्री प्रोसीजर क्या सिखाओगे, ड्यूरिंग प्रोसीजर डॉक्टर नीडल कैसे इंसर्ट करेंगे, उसको क्या सिखाओगे? નોર્મલ ઇન્હેલેશન એક્ઝેલેશન કરવાનું, બટ આફ્ટર એક્ઝેલેશન હોલ્ડ કરીને રાખવાનું બ્રીથ. हाँ, सो पेशेंट को बोलना है कि एक्सेलेशन करने के बाद ब्रीथ होल्ड करके रखना है जब नीडल इंसर्ट होगी। पेशेंट को जो भी प्री प्रोसीजर मेडिकेशन देनी है लाइक सीडेटिव्स एंड वो दे दोगे। पोजीशन कौन सी देनी है, पोजीशन कौन सी दोगे ऑनलाइन स्टूडेंट? લેફ્ટ લેટરલ या supine. व्हाई, व्हाट इज द रैशनल? Who expose the right side of it then. हाँ, सो लीवर हमें पता है राइट साइड है, तो वो राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन एक्सपोज करने के लिए हम ये पोजीशन देते हैं। आफ्टर प्रोसीजर हम वाइटल्स चेक करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस के लिए पेरिटोनाइटिस एंड परफोरेशन चेक करेंगे, ब्लीडिंग बायोप्सी साइड से ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है वो चेक करेंगे। पेशेंट को बेड रेस्ट करवाना होता है 12 to 14 आवर्स के लिए। अब पेशेंट को पोस्ट प्रोसीजर कौन सी पोजीशन दी जाती है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Right side with under the pillow व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस? to prevent bleeding risk. हाँ,
टू प्रिवेंट और टू रिड्यूस द ब्लीडिंग रिस्क, ब्लीडिंग कम हो प्रेशर की वजह से, इसीलिए राइट लेटरल एंड नीचे पीलो की कुछ भी हम दे देंगे सो जिससे प्रेस होके रहेगा। देन पेशेंट को बोलना है कि 1 वीक के लिए आप कोई भी हैवी लिफ्टिंग, कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज एक्टिविटी कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। देन अगर कुछ होता है, डिज्निया होता है, साइनोसिस होता है, रेस्टलेसनेस होता है, सो हमें इमीडिएटली पीएचसीपी को इन्फॉर्म करना है। पेशेंट को भी बोलना है कि अगर आपको कुछ भी ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, इमीडिएटली प्रेस द कॉल बेल और इन्फॉर्म करना है, विच इंडिकेट्स न्यूमोथोरेक्स। पंचर के वक्त शायद पॉसिबिलिटी है कि जो प्लूरल स्पेस है वहां पर पंचर हो गया होगा, तो प्लूरल कैविटी में एयर अक्यूमुलेट हो जाएगी। फिर हमने देखा स्टूल स्पेसिमेन मींस consistency, color, and open blood check करा हमारा. online students, what is stool specimen test? स्टूल स्पेसिमेन में क्या होता है? stool sample send स्टूल सैंपल कलेक्ट करते हैं and क्या चेक करते हैं? उसका कलर कैसा है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, उसमें ऑकल्ट ब्लड है या नहीं। व्हाट इज ऑकल्ट ब्लड? ब्लड इन स्टूल बट विच वी कैन नॉट सी थ्रू अवर नेकेड आईज, सो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में ही पता चलेगा। फीसिस में यूरोबिलिनोजन है, फैट है, नाइट्रोजन, पैरासाइट्स, पैथोजन, कुछ फूड सब्सटेंसेस, ये सारी चीजें चेक करने के लिए होता है। उसको दो अलग अलग मेथड से किया जाता है। एक तो 24 to 72 आवर कलेक्शन, पूरे दिन 1, 2 या 3 दिन के लिए पेशेंट स्टूल कलेक्ट करेगा एंड पेशेंट हैज टू रेफ्रिजरेट इट। अगर हॉस्पिटलाइज है तो हम भी उसको रेफ्रिजरेट करेंगे, फिर लैब में भेजेंगे। एंड वन है रैंडम सैम्पलिंग, जैसे यूरिन का रैंडम सैंपल होता है वैसे ही पेशेंट डेफिकेट करे, इमीडिएटली वो सैंपल हमें लेबोरेटरी में भेजना होगा। कुछ डाइट फॉलो करने होते हैं पेशेंट को, हम पहले से बोल देंगे कि ऐसे कुछ डाइट लाइक गैस फॉर्मिंग फूड है, देन बीट रूट और ऐसा कुछ फूड ना ले जिससे हमें कंफ्यूजन हो वेदर इट इज ब्लड और द फूड पार्टिकल्स। तो स्पेसिफिक डाइट फॉलो करना होता है जो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि पेशेंट को ये सब अवॉइड करना है, कुछ मेडिकेशंस बंद करनी है, क्या करना है, उसके लिए हम पीएचसीपी का ऑर्डर फॉलो करेंगे। फिर हमने देखा यूरिया ब्रीथ टेस्ट, व्हाट इज दिस एंड किस कौन से बीमारी को, कौन सी कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए यूज होता है? એના માટે આપણે કેપ્સ્યુલ કાર્બોનેટ કરીને મેડિકેશન આપે છે એ ફ્લેટ લાઈટ આપવામાં આવે છે એના પછી 10 to 15 મિનિટ્સ પછી ચાર ટેસ્ટ કરાવે. ओके, और उसमें होता क्या है, कैसे करते हैं टेस्ट? બ્રીથિંગ એની બેગ આવે છે એના અંદર આપણે એને કહેવાનું છે કે એક્ઝેલ કરે જેટલું કરી શકે છે અને પછી એને એક્ઝેલ. Okay, online students, tell me about urea breath test. to identify the H. pylori bacteria present in body. Okay, then क्या करते हैं, कैसे करते हैं? कैसे करते हैं टेस्ट, यूरिया ब्रीथ टेस्ट? Capsule consume કરીને પછી 10 to 20 minutes after breath sample લેવાનું. कैसे सैंपल लेंगे ब्रीथ का? ब्रीथ का सैंपल कैसे लेंगे? बोलो। પોલિથીન કે એવું કઈ ओके, एक बैग जैसा आता है स्पेसिफिक फॉर यूरिया ब्रीथ टेस्ट, छोटी सी बैग होती है जिसके ऊपर कैलिब्रेशन होता है, मार्किंग जैसा होता है। पेशेंट को वो बैग के अंदर ब्रीथ आउट करना है एंड फिर वो बैग लैब में भेजेंगे एंड वो टेस्ट करेंगे कि कितने लाइक यूरिया प्रेजेंट है उसकी ब्रीथ में। अगर प्रेजेंट ज्यादा हो गए विच इंडिकेट्स पेशेंट इज इन्फेक्टेड विद एच पाइलोरी बैक्टीरिया। एंड कुछ मेडिकेशंस के बारे में हमने देखा था बिफोर दिस टेस्ट, सर्टेन मेडिकेशंस हैज टू बी स्टॉप। टेल मी अबाउट दैट, कौन से मेडिकेशंस कब बंद करनी है? Okay, online students, tell me about medications, withholding of medications. PPI medication 1 week before the test. Okay,
ओके, सारी पीपीआई 1 वीक पहले, एंटीबायोटिक्स एंड बिस्मथ सैलिसिलेट 1 मंथ पहले, एंड लास्ट एंटीहिस्टामाइन आवर्स। हाँ, जो एंटीहिस्टामाइंस है, टीडीन वाली ड्रग्स है, वो 24 आवर्स पहले बंद करनी होगी। सुक्रालफेट भी रह गया, पीपीआई के साथ साथ सुक्रालफेट है, वो भी हमें 1 वीक पहले बंद करना होगा। ओके, अनदर टेस्ट थ्रू विच वी कैन डायग्नोज एच पाइलोरी इन्फेक्शन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सीरम एंटीबॉडी लेवल चेक करना। मतलब क्या होता है इसमें? આપણી બોડીમાં એચ પાયલોરી અગેન્સ્ટ એન્ટીબોડીઝ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં એ यस, अगर पेशेंट इन्फेक्टेड होगा तो हमारी बॉडी उसको फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज क्रिएट करेगी। जितनी एंटीबॉडीज ज्यादा होगी, इट इंडिकेट्स पेशेंट इज इन्फेक्टेड विद एच पाइलोरी इन्फेक्शन। फिर हमने देखा इसोफेजियल पीएच टेस्टिंग, इट इज डन टू डायग्नोज कंडीशन को क्या बोलते हैं? जी जीईआरडी। सो इसोफेजियल पीएच टेस्टिंग इज डन टू डायग्नोज जीईआरडी। कैसे किया जाता है, क्या होता है? टेल मी अबाउट दैट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स। પોપ ઇન્સર્ટેડ કરીને ઇસોફેગસમાં ચેક કરવામાં આવે કે રિફ્લક્સ થાય છે કે નહીં ओके, सो नॉस्ट्रिल से एक स्कोप और एक प्रोब इंसर्ट करेंगे जो इसोफेगस में ही रहेगा, अबो द कार्डियक स्पिंचर। कार्डियक स्पिंचर तक तो एसिड होगा ही, बट उससे ऊपर रखना है। एंड अगर जितनी बार रिफ्लक्स होगा उतनी बार वो प्रोब पर छुएगा तो डिटेक्ट हो जाएगा, एंड वो मॉनिटर के साथ अटैच होता है, जहां पर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में आपको देखने को मिलेगा। सो 24 to 48 आवर्स के लिए पेशेंट को इंसर्ट करके रखा जाता है, मतलब 1 डे एडमिशन करके चेक किया जाता है। ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है, एंड टू इवेल्युएट अगर पेशेंट को जीईआरडी है, हमने ऑलरेडी उसके लिए सर्जरी की है, कुछ प्रोसीजर की है, तो अब वो बंद हो जाना चाहिए, हुआ कि नहीं वो चेक करने के लिए भी हम करते हैं। ओके, फिर हमने देखा लीवर एंड पेनक्रियास लेबोरेटरी स्टडीज। लीवर फंक्शन टेस्ट, जब भी आप देखो लीवर फंक्शन टेस्ट, डॉक्टर को एलएफटी चेक करना है, सो ये सारे टेस्ट के अंदर होंगे जिससे हमें लीवर का फंक्शन पता चलेगा। सो लिस्ट आउट द टेस्ट, कौन से टेस्ट होते हैं? नाउ यू हैव टू रिमेम्बर द न्यू नेम। हाँ, ओके, ओके, एंड एक रह गया, दैट इज फॉर पेनक्रियास। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, tell me about the test which we can include in LFT. Enzymes, कौन से enzymes? First is enzymes, कौन से enzyme? लीवर एंजाइम्स कौन से है? AST AST वो कॉमनली यूज होता है, बट देयर इज अनदर आल्सो, दैट इज ALP। उसकी नॉर्मल वैल्यू याद नहीं रहेगी तो चलेगा, आपको एग्जाम में रेफरेंस दिया जाएगा, इसका रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट कोएगुलेशन स्टडीज, उसमें PT, INR, APTP तीनों आ गया। इसकी नॉर्मल वैल्यूज आपको याद रखनी होगी, एग्जाम में नहीं दी जाएगी नॉर्मल रेफरेंस लेवल। सो व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ PT? और नए स्टूडेंट्स, online students, what is the normal value of PT? 11 to 12.5 seconds. Okay, and what is the normal value of APTT? 30 to 40 seconds. What is normal value of INR? INR 0.8 to 1.2. Okay, is there any trick, short key to remember this normal values? किसी ने ट्राई किया है ऐसे कुछ जुगाड़ करने का कि जिससे ये याद रह जाए? ट्राई टू डू इट। मैंने एक शॉर्ट की बना के रखी थी, बिकॉज मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी ये तीनों वैल्यूज में कौन सी वैल्यू किसकी है। सो मैंने एक शॉर्टकट की यूज की थी कि इससे मुझे इजीली याद रह जाता था।
इफ यू कैन मेक इट बाय योरसेल्फ, ऑनलाइन नहीं है कहीं पे भी उसकी शॉर्ट की हो तो मुझे पता नहीं है, मैंने सर्च नहीं किया था। अगर आपको मिलती है तो वो उससे याद रखो, अगर नहीं मिलेगी तो मैं कल आपको बता दूंगी कि ये मैंने जो यूज की थी मैं आपको बताऊंगी, बट ट्राई टू फाइंड इट आउट। फिर अमोनिया की, उसकी भी नॉर्मल वैल्यू याद नहीं रहेगी तो चलेगा, आपको रेफरेंस दी जाएगी, दैट इज 10 to 18। देन कोलेस्ट्रॉल, इसकी याद रखनी है। वाइटल साइंस में जो हमने सारे देखे थे वो वैल्यूज याद रखनी है। सो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल शुड बी लेस देन 200, यस। सो HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल सबकी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। फिर हमने बिलीरुबिन देखा था, बिलीरुबिन 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। विच 3? हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बिलीरुबिन कौन से 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है? टोटल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, अनकॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड, दोनों सेम ही है। इसकी भी नॉर्मल वैल्यू याद नहीं रहेगी तो चलेगा, आपको रेफरेंस दी जाएगी। फिर हमने देखा पेंक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट के लिए कौन से एंजाइम्स की स्टडी होती है? अमाइलेज एंड लाइपेज, उसकी भी आपको दी जाएगी। अमाइलेज की 60 to 120, लाइपेज की 0 to 160। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नो मैम। so let's start with the disease condition. First disease condition is gastroesophageal reflux disease. What do you mean by this condition? Content. Online students, what is GERD? GERD का मतलब क्या? एग्जाम में लिखा हुआ हो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम और डायग्नोज विद GERD, तो आप क्या समझोगे? पेशेंट को क्या तकलीफ है? गैस्ट्रिक कंटेंट बैकफ्लो थશે इसोफेगस। यस, गैस्ट्रिक जो स्टमक का जो भी कंटेंट है वो बैकफ्लो हो रहा है, दैट इज GERD। सो लेट्स सी इट्स डिस्क्रिप्शन। The backflow of gastric and sometimes duodenal content into the esophagus. Sometimes जो duodenum में भी पहुंच गया है वो भी जो पाइलोरिक स्पिंचर है वो भी क्रॉस करके एब्डोमेन में, एंड देन कार्डियक स्पिंचर क्रॉस करके भी ऊपर आ जाएगा। सो ये पूरा कंटेंट बैकफ्लो हो सकता है। रिफ्लक्स होता क्यों है? व्हाई देयर इज अ रिफ्लक्स? सो द रिफ्लक्स इज कॉज्ड बाय इनकॉम्पिटेंट lower esophageal sphincter and pyloric stenosis और motility disorder। 3 रीजन हमने देखे। एक तो है लोअर इसोफेजियल स्पिंचर इनकॉम्पिटेंट है, मतलब इनकॉम्पिटेंट कार्डियक स्पिंचर मतलब स्टेनोसिस का मतलब क्या? पाइलोरिक स्टेनोसिस। व्हाट डू यू मीन बाय पाइलोरिक स्टेनोसिस? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय पाइलोरिक? यस, नैरो થઈ જશે। नैरोइंग ऑफ द पाइलोरिक स्पिंचर। सो जो स्पिंचर का काम क्या है? यूजुअली वो क्लोज होता है, जब जरूरत पड़े तब ओपन होता है, फिर वापस से क्लोज हो जाएगा। सो स्टेनोसिस हो गया है, मतलब वो नैरो हो गया है, जितना खुलना चाहिए उतना खुल नहीं रहा है। सो दैट इज स्टेनोसिस। ऑपोजिट टू दैट, तो उसको क्या बोलेंगे? अच्छे से ओपन नहीं हो रहा है, दैट इज स्टेनोसिस। अच्छे से क्लोज नहीं हो रहा है, ओपन ही रह रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? इनकम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट। सो LES, कार्डियक स्पिंचर बंद नहीं हो रहा है, इट इज ओपन। सो बंद ही नहीं होगा तो हमारे स्टमक में जब डाइजेशन स्टार्ट होता है तो स्टमक ऐसे मूवमेंट करता है। सो गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर नीचे होगा। सो आइडियली जो हमारा कार्डियक स्पिंचर है वो बंद होता है कि जिसकी वजह से बैकफ्लो ना हो। बट अगर वो लूज हो गया है, इनकॉम्पिटेंट है, प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा है, तो वो ओपन रहेगा एंड गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर आ जाएगा, इसोफेगस में आ जाएगा। सो एक रीजन हुआ कि कार्डियक स्पिंचर है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा है। पाइलोरिक स्टेनोसिस है, मतलब फूड आगे जा ही नहीं पा रहा है, तो फिर वो प्रेशर क्रिएट होगा, तो फिर वो बैक फ्लो होगा। एंड थर्ड है मोटिलिटी डिसऑर्डर। नॉर्मल जो मोटिलिटी होनी चाहिए, इसोफेगस से स्टमक से आगे जाना चाहिए, वो मोटिलिटी ही नहीं हो रही। सो दिस कुड बी अ रीजन जिसकी वजह से रिफ्लक्स होगा। Overweight and obesity are risk factors because the increased weight increases the intra-abdominal pressure, contributing to reflux. Yes, जो overweight person है, जो obese person है, ये मेन रिस्क फैक्टर है। क्यों? बिकॉज ओबेसिटी की वजह से इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर भी बढ़ता है, जिसकी वजह से बैकफ्लो होगा, प्रेशर की वजह से वापस से रिफ्लक्स होगा। सो दिस कुड बी अ रीजन।
फिर इंटर एब्डोमिनल प्रेशर कौन से सिचुएशन में बढ़ता है, हैवी लिफ्टिंग की वजह से होता है, देन डेफिकेशन में स्ट्रेनिंग की वजह से। सो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से इंटर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, बट वो टेम्पररी होगा। हैवी वेट लिफ्ट किया, प्रेशर बढ़ गया, फिर रख दिया वेट तो प्रेशर कम हो गया। बट ओबेस एंड ऐसे क्लाइंट को कंसिस्टेंटली इंटर एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज ही रहेगा, दैट इज व्हाई उनको फिर जीईआरडी हो जाता है। अब जीईआरडी है तो साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे वो पेशेंट में, हार्ट बर्न, एपिगैस्ट्रिक पेन एंड चेस्ट पेन की कंप्लेन करेगा पेशेंट को। हार्ट बर्न जैसा होगा, चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा। एपिगैस्ट्रिक मतलब कौन सा रीजन, 9 quadrants of abdomen. These are the 9 quadrants of abdomen. Tell me, epigastric कहाँ पर है? चलो, which number is for epigastric? ब्रेक में सारे 9 क्वाड्रेंट्स याद कर लेना, आपको ऐसे लिखा होगा, सारे क्वाड्रेंट्स के नाम लिखे होंगे, आपको पता तो चलना चाहिए कि ये कौन सी जगह पर है। सो अभी ब्रेक दूं मैं तब आप सारे 9 क्वाड्रेंट्स रिवाइज कर देना एपिलास। देन वॉइस होर्सनेस हो जाएगी ड्यू टू एसिड रिफ्लक्स, पेशेंट को यहाँ पर वॉइस होर्सनेस, आवाज ऐसे चेंज हो जाती है, वैसा फील होगा। क्रोनिक ड्राई कॉफ स्पेशली एट नाइट, रात के टाइम पेशेंट खाना खा के सो जाता है, सो ड्यू टू दैट एसिड रिफ्लक्स इरिटेशन की वजह से बहुत खांसी हो जाती है पेशेंट को। डिस्पेप्सिया होगा, व्हाट इज डिस्पेप्सिया? डिस्फेजिया, write this terminologies so you don't get confused. What is dyspepsia? મેં explain કર્યું છે હો પહેલા, કર્યું છે, તમે અટેન્ડ નહીં કર્યો હો કે ખબર નહીં, બટ મેં આ કર્યું છે પહેલા એક્સપ્લેન. શેમાં કર્યું તું? આગળના ચેપ્ટરમાં થયું હતું કદાચ, એન્ડોક્રાઇનમાં જ કર્યું તું. હા, what is dyspepsia? Online students. Fine. Yes, yes. indigestion. Indigestion. क्यों indigestion होता है? મોટિલિટી ડિસઓર્ડર છે, મૂવમેન્ટ નહીં થાય તો. No, 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 no. What is pepsin? એન્ઝાઇમ છે. हाँ, pepsin is a gastric enzyme which is helpful in digestion. Dyspepsia. So pepsin जो regular secretion होना चाहिए वो नहीं होगा अच्छे से. So due to that abnormal secretion of pepsin, digestion नहीं होगा and indigestion के sign and symptoms देखने को मिलेंगे. So remember this thing. Don't forget next time. Nausea होगा, regurgitation होगा patient को. Pain and difficulty with swallowing. Difficulty in swallowing को medical terminology में क्या बोलेंगे? Difficulty in swallowing. Dysphagia. And painful swallowing के लिए क्या terminology है? Painful swallowing. Odinophagia. So write it down. Odinophagia मतलब painful swallowing. Dysphagia मतलब difficulty in swallowing. Globus. Globus का मतलब क्या? Feeling of something back in the throat. ऐसा फील होगा कि कुछ अटक गया है. Globus होगा पेशेंट को. हाइपर सलाइवेशन, सलाइवा का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा. इंटरवेंशन क्या करेंगे अब? चलो हम ये चीज याद रखना, जैसे एंडोक्राइन में हमने देखा था हाइपो एंड हाइपर सिक्रीशन में हाइपो होता है तो हम बाहर से देते हैं, हाइपर हो जाता है तो हम कम करने की ट्रीटमेंट करेंगे, ना हो तो सर्जरी कर देते, राइट. अब जीआई में सारी जो कंडीशंस देखे उसमें कुछ हाइपर हाइपो ऐसा नहीं होता है, जीआई की कंडीशन होती है. सो ऑलवेज एंक्लेक्स क्या बोलता है हमें, ऑलवेज पहले क्या करना है? then and then direct. Online students always follow this sequence. कोई भी प्रॉब्लम हो आपके पास, आपको पहले देखना है कि कैन वी ट्रीट दिस विदाउट मेडिसिन, नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, सो सीधा डॉक्टर डायबिटीज के लिए गोली नहीं दे देते, पहले क्या करते हैं? डाइट मॉडिफिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस कराते हैं. सो दैट इज नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन. सो ऑलवेज एंक्लेक्स में नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन करनी है, उसके बाद फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन पर जाना है, फिर लीस्ट इन्वेजिव एंड मोस्ट इन्वेजिव, ये सीक्वेंस फॉलो करनी है. तब अभी सोचना है कि जीईआरडी है
तो जीईआरडी आप ऐसी कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हो कि जिससे जीईआरडी ठीक हो सकता है? इज देयर एनी ऑप्शन लाइक दिस ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इज देयर एनी लाइक आपके पास ऐसा कोई भी ऑप्शन है कि जिससे आप लाइफस्टाइल विदाउट फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? यू कैन गिव इट अ ट्राई, ऐसा कुछ है, कर सकते हो? yes there is an option without medication we can at least try. अगर उससे नहीं बात बन रही है तो फिर मेडिसिन देंगे, उससे भी नहीं हो रहा है तो हम सर्जरी करेंगे, राइट? सो लेट्स डू। सो ऐसे इंटरवेंशन सोचो कि कोई भी कंडीशन आप रीड करो एग्जाम में तो ऐसा सोचना है कि कैन आई डू any non pharmacological interventions for this? if there is no option, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, सो फार्माकोलॉजी सीधा स्टार्ट कर दो। फार्माकोलॉजिकल ऑप्शन भी नहीं है तो फिर सीधा सर्जरी। सो ऐसे ही ऑलवेज सोचना है। सो इंटरवेंशंस में क्या कर सकते हैं, पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड द फैक्टर्स दैट डिक्रीजेस द एलईएस प्रेशर और कॉज द इसोफेजियल इरिटेशन। तो हम पेशेंट को बोलेंगे ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिसकी वजह से जो एलईएस का जो प्रेशर है जो बंद रहना चाहिए वो कम हो गया है, मतलब वो लूज हो गया है, या तो इसोफेगस इरिटेट हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। लाइक कैसी कैसी चीजें किसकी वजह से एलईएस का प्रेशर कम होता है, इसोफेजियल इरिटेशन होता है? सो पेपरमिंट। व्हाट इज पेपरमिंट? फ्लेवर હોય છે બટ એક્ઝેક્ટલી શું છે? what is peppermint? any idea what is peppermint? તમને ખબર છે પણ તમને એવું નથી ખબર કે આને પેપરમિન્ટ કહેવાય? च्युइंगम च्युइंगम में फ्लेवर होती है पेपरमिंट, बट व्हाट इज पेपरमिंट? पेपरमिंट, मिंट आपको पता है व्हाट इज मिंट? व्हाट इज मिंट? मिंट मतलब क्या? नो आइडिया? मिंट लीव्स? पुदीना तो पेपरमिंट इज अ लाइक एक उसकी मिंट की अलग से जाती है, अलग टाइप का मिंट आता है जिसके लीव्स बड़े बड़े होंगे। आपने यहाँ पर देखा होगा मिंट के लीव्स कितने छोटे होते हैं। पेपरमिंट सेम उसका ही, मिंट का ही अलग से, लाइक हम कह सकते हैं कि उसकी ही स्पीशीज है बट उसके लीव्स बड़े बड़े होंगे। बट वो मिंट का काम क्या है, जो हम ठंडक के लिए खाते हैं, बट उससे इरिटेशन हो सकता है, लोअर इसोफेजियल प्रेशर डिक्रीज हो सकता है। तो पेशेंट को बोलना है कि पेपरमिंट नहीं लेना है, नॉट इन अ टी। इंडियंस और गुजराती लोग टी में डालकर लेते हैं। तो पेशेंट को बोलना है टू अवॉइड द पेपरमिंट, टू अवॉइड द चॉकलेट, टू अवॉइड कॉफी एंड कैफीन। सो ऐसा नहीं कि कॉफी अवॉइड करनी है, जिसमें भी कैफीन है, टी में भी कैफीन होता है, ड्रिंक्स कोका कोला थम्स अप उसमें भी कैफीन होता है। सो सारा कैफीन अवॉइड करना है। फ्राइड और फैटी फूड, ज्यादा तला हुआ ऑयली फूड नहीं खाना है। कार्बोनेटेड बेवरेजेस, सारे कार्बोनेटेड बेवरेजेस अवॉइड करने हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस, नाइट्रेट्स, साइट्रस फ्रूट्स, टोमेटो एंड टोमेटो प्रोडक्ट्स एंड सिगरेट स्मोकिंग, ये सारी चीजों की वजह से एलईएस का प्रेशर कम हो सकता है, एनिसोफेजियल इरिटेशन हो सकता है। सो ये पेशेंट्स को सब कुछ अवॉइड करनी है। इसमें कोई मेडिसिन की बात नहीं हुई, इसमें सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन हुआ। सो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन हुई। देन इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू ईट अ लो। अब खाना खाना क्या है, कैसे ध्यान रखना है? सो पेशेंट को बोलना है लो फैट फूड ले, हाई फाइबर डाइट ले, and avoid eating and drinking 2 hours before bed time and wearing a tight clothes। सोने से 2 घंटे पहले कुछ खाना पीना नहीं है, बिकॉज खाने के 2 घंटे बाद इमीडिएटली पेशेंट सो जाएगा तो फिर वो रिफ्लक्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। टाइट क्लोथिंग नहीं पहनना है। एंड ऑल्सो एलिवेट द हेड ऑफ द बेड ऑन 6 to 10 इंचेस ब्लॉक्स और पिलो। पेशेंट को क्या बोलना है, सुपाइन पोजिशन में नहीं सोना है, हेड ऑफ द बेड एलिवेट करे या पिलोज लेकर 2-3 पिलो लेकर ऐसे सो जाए तो रिफ्लक्स ना हो। सो ये सारे नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड हुए। नाउ small frequent meals will help to prevent gastric distension। instruct the client not to lie down for 2 to 3 hours after eating and not to bend over after eating। पेशेंट को बोलना है
3 लार्ज मील्स ना ले, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील ले, थोड़ा थोड़ा बार बार खाना खाए। 3 लार्ज मील से ओवर डिस्टेंशन होगा, रिफ्लक्स हो सकता है। तो पेशेंट को बोला स्मॉल फ्रीक्वेंट मील ले, एंड खाना खाने के तुरंत बाद 2-3 घंटे आपको सोना नहीं है, तुरंत बाद नहीं सो सकते, एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स का गैप लेना है, फिर ही आप सो सकते हो। एंड बेंड डाउन भी नहीं होना है। सो ये सारी नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेथड हुई। अब हुई फार्मेकोलॉजिकल। फार्मेकोलॉजिकल में क्या करना है, क्या ध्यान रखना है, ये अवॉइड द यूज ऑफ एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स यूज नहीं करना है। एंटीकोलिनर्जिक्स के साइड इफेक्ट हम कैसे याद रखते थे ओल्ड स्टूडेंट्स? क्या होता है एंटीकोलिनर्जिक्स की वजह से, याद है? सिक्रीशन डाउन थता था। सिक्रीशन सारे कम हो जाएंगे, बॉडी बिकम्स ड्राई आउट, सो गैस्ट्रिक सिक्रीशन भी कम हो जाएंगे, डाइजेशन इजीली आगे जाएगा नहीं तो प्रॉब्लम होगा। सो एंटीकोलिनर्जिक्स नहीं लेने हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डिलेड स्टमक एम्प्टी, बिकॉज एम्प्टी ही नहीं होगा। एसिड जब गैस्ट्रिक सिक्रीशन होंगे अच्छे से तब एम्प्टी इजीली होगा। सो एंटीकोलिनर्जिक्स नहीं लेने हैं। एनसिड्स मेडिकेशंस नहीं लेनी है, एंड अदर मेडिकेशन दैट कंटेन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। व्हाट इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड? Aspirin. The name of aspirin but that we have to remember now is acetyl salicylic acid. ये सारी चीजें अवॉइड करनी है, एज वेल एज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सीसीबीज भी अवॉइड करना है, ये सारी मेडिकेशंस अवॉइड करनी है। देन इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट रिगार्डिंग प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। अब मेडिकेशन कौन से ले सकता है, तो एंटासिड्स ले सकता है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये सारी मेडिकेशंस पेशेंट ले सकता है व्हेन पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम GERD। Instruct the client regarding the administration of prokinetic medication if prescribed which accelerates the gastric emptying. कोई मुझे बताएगा which prokinetic example of prokinetic medication which you use in hospital settings? आपने यूज किया भी है, आपने दिया भी है पेशेंट को? जब पेशेंट को नोजिया होता है तो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? ओके, आपकी फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग क्या होती है? Ondansetron, Amiset, दैट इज एमसेट। ओके, बट उससे भी नहीं कंट्रोल होता है तो आप कौन सी ड्रग देते हो? Perinom, उसमें ड्रग कौन सा होता है? पेरिनोम इज ब्रांड नेम लाइक एमसेट। पेरिनोम में ड्रग कौन सा होता है? मेटोक्लोप्रामाइड, दैट इज अ प्रोकाइनेटिक। वो इमीडिएट गैस्ट्रिक एम्प्टी कर देगा तो पेशेंट को वॉमिटिंग ही नहीं होगी, फटाफट स्टमक खाली हो जाएगा। सो प्रोकाइनेटिक मेडिकेशंस लाइक पेरिनोम, मेटोक्लोप्रामाइड। आपको ऑलवेज ड्रग याद रखना है, ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं बट ड्रग चेंज नहीं होगा। सो मेटोक्लोप्रामाइड आप दे सकते हो विच कैन एक्सेलरेट द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। अब लास्ट हुआ सर्जिकल इंटरवेंशन, इन्वेजिव। सो सर्जरी में एक सर्जरी की जा सकती है। सर्जरी में बी रिक्वायर्ड इन एक्सट्रीम केसेस व्हेन मेडिकल मैनेजमेंट इज अनसक्सेसफुल। हमने डाइट लाइफस्टाइल सब किया, मेडिसिन भी दी, फिर भी नहीं बना, तब हम सर्जरी करेंगे। देन द नेम ऑफ सर्जरी इज कॉल्ड एज फंडोप्लिकेशन। फंडोप्लिकेशन में एक्चुअली होता क्या है? फंड ऑब्लिगेशन मतलब wrapping a portion of the gastric fundus around the sphincter area of the esophagus. So stomach normally ऐसा है, तो डॉक्टर्स ने क्या किया, स्टमक का जो ये पूरा ऐसे होता है ना स्टमक, तो उसका वो ही पोर्शन जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसके आसपास रैप करके सूचर्स ले लिया, मतलब वो अब टाइट हो गया। द सर्जरी में बी परफॉर्म बाय लेप्रोस्कोपी। एब्डोमेन पर इंसिजन करके लेप्रोस्कोप इंसर्ट करके डॉक्टर्स जो स्टमक का फंडस है वो ही लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के आसपास रैप करके सूचर्स ले लेंगे, तो अब वो टाइट हो जाएगा। Okay, so that is all about GERD. Understood about GERD? Okay, now let's take a short break of 10 minutes, फिर हम देखेंगे gastritis. And I have told you to find something. मैंने बोला था break में find out कर लेना. Please find it out. I will ask you after break.
Yes. Then fourth, lumbar, Lumbar. lumbar. Right Lumbar lumbar. कौन सा? Right वाला. Then umbilical, Umbilical. umbilical region. Then ये left left lumbar, lumbar. Yes. फिर sixth, seventh, iliac, right iliac region. Okay. Eighth, hypogastric, hypogastric. Okay. Then left iliac region. iliac. तो ये आपको याद रखना है. You should know about all this 9 quadrant of the abdomen. ये आपको पता होने चाहिए. Don't forget this. Okay. Next, let's study about gastritis. What do you mean by gastritis? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आईटीज है मतलब इन्फ्लामेशन किसका? Stomach. स्टमक का. इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक. सो लेट्स सी इट्स डिस्क्रिप्शन. इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक और गैस्ट्रिक म्यूकोसा. स्टमक के अंदर का जो म्यूकोसा होता है, इनर लेयर, वहां पर इन्फेक्शन हो गया है. हम स्टमक भी बोल सकते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोसा भी बोल सकते हैं. नाउ गैस्ट्राइटिस इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, एक्यूट एंड क्रोनिक. सो एक्यूट गैस्ट्राइटिस किसकी वजह से होता है? Acute gastritis is caused by ingestion of food contaminated with disease-causing microorganisms or food that is irritating or too highly seasoned. कुछ ऐसा खाना खा लिया है जिस वो अच्छा नहीं था, गंदा था, उसके अंदर बैक्टीरिया थे जो हमारे अंदर डिजीज कर सके. सो ऐसा खाना खा लिया है, या तो कुछ इरिटेटिंग फूड खा लिया है. इरिटेटिंग मतलब बहुत मसालेदार, हाईली सीजन, बहुत मसालेदार खाना खा लिया है. ओवर यूज ऑफ एस्पिरिन या अदर कोई भी एनसेड्स. एस्पिरिन इज अ टाइप ऑफ एनसेड. सो कोई भी एनसेड्स मेडिसिन पेशेंट ने ओवर यूज कर लिया है. एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक. बाइल रिफ्लक्स की वजह से गैस्ट्रिक लाइनिंग इरिटेट हो सकती है, बिकॉज बाइल डिओडिनम का कंपोनेंट है, दैट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्टमक. सो बाइल रिफ्लक्स हो रहा है डिओडिनम से वापस. पाइलोरिक जो स्पिंचर है वो इनकॉम्पिटेंट हो गया, सो बाइल रिफ्लक्स होगा. या तो रेडिएशन थेरापी पेशेंट ले रहा है तो उसकी वजह से एक्यूट होगा. एक्यूट मतलब सडन होगा, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगा. क्रोनिक धीरे धीरे होगा, इमीडिएटली नहीं होगा, वो ग्रेजुअली होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, उसको हम क्रोनिक बोलते हैं. क्रोनिक गैस्ट्राइटिस क्यों होता है? क्रोनिक गैस्ट्राइटिस इज कॉज्ड बाय बिनाइन और मैलिग्नेंट अल्सर और बाय द बैक्टीरिया एच पाइलोरी. बिनाइन अल्सर्स है. बिनाइन मतलब हमें पता है गैस्ट्रिक कैंसर अल्सर्स की वजह से होता है. एच पाइलोरी इन्फेक्शंस में अल्सर्स हो जाते हैं. अगर वो अल्सर्स हील नहीं हुए तो वो बिनाइन में से मैलिग्नेंट हो जाएंगे, कैंसर में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो बिनाइन अल्सर्स है. टेम्पररी पीरियड के लिए भी पेशेंट को अल्सर्स हुआ है तो गैस्ट्राइटिस हो सकता है. मैलिग्नेंट अल्सर्स है तो भी होगा, या तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी होगा. एंड ऑल्सो मे बी कॉज्ड बाय ऑटो इम्यून डिजीजेस, डाइटरी फैक्टर्स, मेडिकेशंस, अल्कोहल, स्मोकिंग एंड रिफ्लक्स. कुछ ऑटो इम्यून डिजीज है पेशेंट को कि बॉडी के सेल्स स्टमक को ही अटैक करते हैं, तो ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होगा. डाइटरी फैक्टर्स, उसकी डेली हैबिट है, डेली वो स्पाइसी हाईली सीजन फूड खाता है तो उसको फिर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस रहेगा. मेडिकेशंस कुछ ले रहा है, कुछ कंडीशन है इसलिए उसको रेगुलर बेसिस पर वो मेडिसिन लेनी पड़ रहा है. क्रोनिक अल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग एंड बार बार रिफ्लक्स हो रहा है. सो ये सारी वजह से क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होगा, वो लंबा चलेगा. साइन एंड सिम्टम्स दोनों टाइप के अलग अलग है. एक्यूट में कौन से साइन एंड सिम्टम्स होंगे एंड क्रोनिक में कौन से होंगे? लेट्स स्टडी बॉक्स 49.4. सो एक्यूट गैस्ट्राइटिस के साइन एंड सिम्टम्स है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा पेशेंट को, एनोरेक्सिया होगा. व्हाट इज एनोरेक्सिया? What is anorexia? Online students, what is one anorexia? Loss of Loss of appetite, लॉस ऑफ एपेटाइट. सो इनडायरेक्टली इंटेक कम हो जाएगा बट उसका मीनिंग है लॉस ऑफ एपेटाइट. नोजिया, वॉमिटिंग होगा, हेडेक होगा, हिकअप्स होंगे, पेशेंट को हिचकी आएगी, एंड रिफ्लक्स होगा और डिस्पेप्सिया. डिस्पेप्सिया मतलब एबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन, ड्यू टू दैट इंडाइजेशन होता है. सो ये सारे एक्यूट गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स है. क्रोनिक में क्या होगा? देयर विल बी एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, बेल्चिंग होगा मतलब जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं, इट इज सिमिलर टू बर्पिंग. व्हाट इज दैट? बट केवा आवश्यक. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज बेल्चिंग?
बर्पिंग मतलब क्या? बर्पिंग खाना खाने के बाद, न्यू बॉर्न को ब्रेस्ट फीड करवाने के बाद बर्पिंग करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज बर्पिंग देन? डकार ले इरिटेट हाँ, तो जो डकार आती है बर्पिंग, बट ड्यू टू इन्फ्लामेशन वो सावर टेस्ट में हो सकती है, या पेशेंट फ्रीक्वेंटली बर्प करता रहेगा, सो उसको हम बोलते हैं बेल्चिंग. बेल्चिंग एंड बर्पिंग आर सिमिलर. सो बेल्चिंग होगा पेशेंट को, देन हार्ट बर्न आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद हार्ट बर्न होगा पेशेंट को, सावर टेस्ट इन माउथ बिकॉज बेल्चिंग हो रहा है. वो जो हम बोलते हैं कि खट्टा डकार आ रहा है, तो उसको इसकी वजह से पेशेंट को सावर टेस्ट लगेगा माउथ में. एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी होती है बिकॉज इंट्रिंसिक फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो गया है, सो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा, विटामिन B12 कितना भी पेशेंट खा ले एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, सो देयर विल बी विटामिन B12 डेफिशिएंसी. नेक्स्ट इंटरवेंशन हम क्या कर सकते हैं गैस्ट्रिक में? ऑलवेज फॉलो नॉन फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, देन सर्जरी, लास्ट ऑप्शन. ये सीक्वेंस याद रखनी है. अब हम देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं. सो इज देयर एनी सर्जरी फॉर गैस्ट्रिक अल्सर्स और गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक के लिए कोई सर्जरी है? है कोई सर्जरी कर सकते हैं हम ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इज देयर एनी सर्जरी फॉर इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक? No, there is नो no surgery. So, non-pharmacological and pharmacological methods are important. मतलब उससे ही काम बन जाएगा एडिक्वेट. सो लेट्स सी, एक्यूट गैस्ट्राइटिस है तो हम क्या कर सकते हैं? पेशेंट को बोल सकते हैं फूड एंड फ्लूइड्स मे बी विदहेल्ड अंटिल सिम्टम्स सबसाइड. जब तक पेशेंट को रिलीफ नहीं हो जाता, एक्यूट है मतलब थोड़े टाइम में वो ठीक हो जाएगा, सो जब तक वो सिम्टम्स ठीक नहीं हो जाते हम फूड एंड फ्लूइड्स बंद कर देंगे, पेशेंट को एनपीओ करेंगे. देन आफ्टरवर्ड्स क्या करेंगे? एज प्रिस्क्राइब्ड आइस चिप्स कैन बी गिवन फॉलोड बाय क्लियर लिक्विड एंड देन सॉलिड फूड. थोड़े टाइम के लिए पेशेंट को हमने एनपीओ कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया, तो पेशेंट को माल न्यूट्रिशन हो सकता है, तो फिर क्या करोगे? अब अगर पेशेंट को एनपीओ कर दे हो तो फिर आपको न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करना है? IV fluids, parenteral nutrition, but orally नहीं देना है. We want to give the rest to GI system. GI system को रेस्ट करवाना है, so orally हमने बंद कर दिया. फिर पेशेंट को जब सबसाइड हो जाए, हील होना स्टार्ट हो जाए, ठीक हो जाए, इन्फ्लेमेशन कम हो जाए, फिर धीरे धीरे स्टार्ट करना है. पहले आइस चिप्स देना है, सिप्स ऑफ क्लियर वाटर, वाटर के सिप्स दे सकते हैं, आइस चिप्स बर्फ दे सकते हैं. देन धीरे धीरे क्लियर लिक्विड करेंगे, फुल लिक्विड, देन सेमी सॉलिड, ऐसे ऐसे धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे. फूड monitor for signs of hemorrhagic gastritis such as hematemesis, tachycardia and hypotension and notify the PSCP if these signs occur. पेशेंट को देखना है कि हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस तो नहीं हुआ है. हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस में साइन एंड सिम्टम्स क्या है? हिमेटेमेसिस होगा. व्हाट इज हिमेटेमेसिस? हिमेटेमेसिस blood in vomiting, so that is called as hematemesis. Tachycardia, hypotension, ये सारे हेमरेज के साइन एंड सिम्टम्स है. मेन साइन की वॉमिटिंग में ब्लड निकल रहा है बिकॉज स्टमक में है. स्टूल में निकलने के लिए बियॉन्ड स्टमक हो तब स्टूल में ब्लड आता है, बट स्टमक से ऊपर हो तब वॉमिटिंग में ही ब्लड होगा. एंड ड्यू टू हेमरेज टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, टैकीपीनिया होगा. सो ये सारे साइंस आपको दिखे तो इमीडिएटली पेशेंट PSCP को इन्फॉर्म करना है. एंड हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस होता क्यों है? Why there is a bleeding? बिकॉज हमने देखा कि समटाइम्स ड्यू टू दैट अल्सर्स इरिटेशन ज्यादा हो गया होगा, तो वो इरिटेशन की वजह से वहां से ब्लीड होना स्टार्ट कर सकता है. इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड इरिटेटिंग फूड्स, फ्लूइड्स एंड अदर सब्सटेंसेस. कैसे कैसे फूड्स जो इरिटेट करते हैं? लाइक स्पाइसी एंड हाईली सीजन, ज्यादा तीखा, ज्यादा मसालेदार, दोनों में फर्क है. सो हाईली स्पाइसी, हाईली सीजन फूड, कैफीन, अल्कोहल एंड निकोटीन, ये सारे फूड्स इरिटेटिंग है, वो सब कुछ अवॉइड करना है. Instruct the client in the use of prescribed medications such as antibiotics to treat H. pylori and antacids. Yes, ये तो सारी हमने आगे देखी नॉन फार्माकोलॉजिकल की पेशेंट को खाने पीने में ध्यान रखनी है. बट मेडिसिन, अगर H. pylori इन्फेक्शन है तो हमें उसके लिए एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी एंड एंटासिड देने पड़ेंगे. Provide the client with information about the importance of vitamin B12 injection if a deficiency is present. क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है तो डेफिशिएंसी होगी तो फिर पेशेंट को विटामिन B12 के इंजेक्शंस भी लेने पड़ेंगे. इसमें आप ओरली भी नहीं दे सकते एज अ सप्लीमेंट. ओरली देने के लिए भी इंट्रिंसिक फैक्टर तो होगा ही नहीं, तो आप कितना भी ओरल सप्लीमेंट दोगे वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा. उसके लिए पेशेंट को कंपलसरी इंजेक्शन ही लेने पड़ेंगे. ओके,
So that was all about gastritis. Next है peptic ulcer disease. What do you mean by this peptic ulcer disease? क्या? Only stomach? Online students, what is peptic ulcer disease? Online students, what is peptic ulcer disease? Ulceration of the stomach, Only stomach? pylorus, GI system? duodenum, GI, हाँ, so GI system की सारी esophagus से start हो सकता है. Esophagus, stomach, pylorus and duodenum तक कहीं भी ulcer formation होगा. That is called as peptic ulcer disease. So peptic ulcer is an ulceration in the mucosal wall of stomach, pylorus, duodenum or esophagus. Esophagus से लेके duodenum तक कहीं पे भी हो सकता है because of like वो जो एसिड सिक्रीशन हो रहा है वो एसिड इतना ज्यादा लाइक स्ट्रॉन्ग होता है कि वो अल्सर्स क्रिएट कर सकता है. सो रिफ्लक्स की वजह से स्टमक में भी हो सकता है, इसोफेगस में भी हो सकता है, पूरा स्टमक, एंड अगर वो ही थोड़ा डिओडिनम तक गया तो डिओडिनम में भी अल्सर्स हो सकते हैं. In the portions accessible to gastric secretion, जहां जहां gastric secretions जाएंगे वहां वहां अल्सर्स होंगे. इरोजन में एक्सटेंड थ्रू द मसल्स, एंड अगर गैस्ट्रिक अल्सर्स, ये स्टमक है, दिस इज द स्टमक लाइनिंग, ये नॉर्मल ऐसे स्टमक है, राइट. सो अगर वहां पर गैस्ट्रिक सिक्रीशन है, एसिड है, उससे अल्सर हो गया, हमें पता है कि सारे ऑर्गन्स ऐसे लेयर्स में होते हैं. सो अगर अल्सर्स डीप होती गई सो अंदर से पूरा बाहर मसल्स तक भी वो अल्सर्स पहुंच सकता है. ज्यादा हो गया तो परफोरेट भी हो सकता है, पूरा होल क्रिएट कर सकता है. धीरे धीरे अगर पेशेंट ने कुछ नहीं किया तो वो अल्सर्स इरोड कर करके अंदर जाती रहेगी, डीप होती रहेगी अल्सर्स, एंड अल्टीमेटली मसल्स तक पहुंच जाएगी, फिर पूरा होल क्रिएट हो सकता है. The ulcer may be referred as gastric, duodenal or esophageal depending on its location. जहां पर भी होगी उसका नाम हम दे देंगे, gastric ulcer, duodenal ulcer, esophageal ulcer. So peptic ulcer disease में ये सारे आ गए. उसके सब टॉपिक्स है gastric, duodenal and esophageal. The most common peptic ulcers are gastric ulcers and duodenal ulcers. सबसे ज्यादा कॉमन स्टमक में एंड डिओडिनम में होते हैं. इसोफेगस में जब रिफ्लक्स होगा तब ही होंगे. सो सबसे कॉमन गैस्ट्रिक अल्सर्स एंड डिओडिनल अल्सर्स है, तो आज हम वो ही पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टडी फर्स्ट अबाउट गैस्ट्रिक अल्सर्स. गैस्ट्रिक अल्सर मतलब नाम से ही पता चल गया कि अल्सर कहाँ पर है, इन द स्टमक में अल्सर है. A gastric ulcer involves ulceration in the mucosal lining that extends to the submucosal layer of the stomach. So ये जो stomach है उसका सबसे इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर का लेयर, ये जो फर्स्ट लेयर है, ऐसे लेयर्स है. सो सबसे अंदर का लेयर है दैट इज म्यूकोजल लेयर, उसके बाद आता है सब म्यूकोजल. सो ये अल्सर म्यूकोजल लेयर में, तो म्यूकोजल के लेयर में तो अल्सर हो गई है, बट वो सब म्यूकोजल तक भी पहुंच गई है अल्सर. प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, होता क्यों है गैस्ट्रिक अल्सर का रिस्क किसमें सबसे ज्यादा बढ़ेगा? सो द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स इंक्लूड स्ट्रेस. स्ट्रेस की वजह से एसिड सिक्रीशन बढ़ता है एंड अल्सर्स के रिस्क बढ़ जाते हैं. स्मोकिंग, द यूज ऑफ corticosteroids, NSAIDs, alcohol, history of gastritis, family history of gastric ulcers and infection with H. pylori. ये सारे reasons हैं जिसकी वजह से अल्सर्स का रिस्क बढ़ जाएगा. अगर अल्सर्स हुए तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होगी? हेमरेज हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है, पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है. हेमरेज क्यों? बिकॉज अल्सर्स में से ब्लीड हो सकता है. परफोरेशन होल क्रिएट करके मसल्स से भी आगे चला गया, एंड पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू दैट अल्सर फॉर्मेशन पाइलोरस ओपन अच्छे से नहीं हो पाएगा. असेसमेंट, अगर गैस्ट्रिक अल्सर्स होंगे तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? लेट्स सी बॉक्स 49.5. गैस्ट्रिक अल्सर्स के साइन एंड सिम्टम्स है ग्नोइंग, शार्प पेन. व्हाट डू यू मीन बाय ग्नोइंग? ग्नोइंग एंड शार्प पेन होगा, कहां पर होगा? लेफ्ट टू द मिड एपिगैस्ट्रिक पेन. सो मिड एपिगैस्ट्रिक हमें पता है एपिगैस्ट्रिक, बट उसका थोड़ा लेफ्ट. सो कंप्लीटली लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया का नहीं, बट एपिगैस्ट्रिक का लेफ्ट साइड, वहां पर पेन होगा. एंड इट अकर्स 1 to 2 आवर आफ्टर अ मील. खाना खाने की ये टाइम याद रखना. आपको एग्जाम में इस पर से क्वेश्चन आएंगे. कैसा क्वेश्चन आएगा? पेशेंट आपके पास आया,
पेशेंट ने कंप्लेन की मुझे बहुत पेट में दर्द हो रहा है, पेशेंट को नहीं पता चलेगा हाइपोकॉन्ड्रिया हैप्पीगैस्ट्रिक कहाँ पर, पेशेंट इतना ही बोलेगा मुझे पेट दर्द हो रहा है। फिर आप पूछोगे कि हिस्ट्री लेने पर पता चला पेशेंट ने बोला मुझे खाना खाने के 1 घंटे बाद, 2-3 घंटे बाद, तो टाइम से आपको पता चलेगा कि पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर है या डिओडिनल, दोनों में टाइम ही अलग अलग है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पेशेंट को थोड़ा लेफ्ट साइड ऑफ मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में नॉइंग एंड शार्प पेन हो रहा है, एंड वो भी खाना खाने के 1-2 घंटे बाद। जैसे ही खाना खाएगा पेशेंट, फूड इंजेक्शन की वजह से असेंचुएट होगा पेन, मतलब पेन बढ़ेगा, स्टार्ट होगा पेन। एंड हिमेटेमेसिस इज मोर कॉमन देन मेलिना, बिकॉज स्टमक में है। स्टमक के बाद होता तो मेलिना होता, बट स्टमक में है तो हिमेटेमेसिस सबसे ज्यादा होगा। नाउ टेल मी व्हाट इज gnawing पेन। ओके, other words proper? Online students, what is gnawing pain? gnawing पेन में पेशेंट को कंटिन्यूअसली डल पेन, ऐसे एकिंग होता ही रहेगा, लाइक पेशेंट को ऐसा अंदर, हम ऐसा बोले कि चूक आती ही रहेगी, बिकॉज वो अल्सर से ना वो इरिटेट करे ही जा रही है कंटिन्यूअसली, तो पेशेंट को वो पेन होता ही रहेगा। जैसे ही पेशेंट ने खाना खाया फिर वो पेन एकदम एक्सैगरेट हो जाएगा। सो पेशेंट का ऐसी क्वालिटी है कि ऐसा पेन होता रहेगा। सो ये उसके साइन एंड सिम्टम्स है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर्स है। इंटरवेंशन हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। मॉनिटर वाइटल साइंस एंड द साइंस ऑफ ब्लीडिंग, बिकॉज उसकी कॉम्प्लिकेशन है। सो वाइटल साइंस चेक करना है, ब्लीडिंग के साइंस चेक करना है। एडमिनिस्टर स्मॉल फ्रीक्वेंट ब्लेंड फीडिंग्स ड्यूरिंग द एक्टिव फेज, पेशेंट को स्मॉल फीडिंग्स देने हैं। एंड ब्लेंड फीडिंग, ब्लेंड फीडिंग मतलब नॉट क्लियर, व्हाट इज ब्लेंड? ब्लेंड डाइट, दैट इज BLEND, ब्लेंड। जो हम ब्लेंड करते हैं दैट इज BLEND, दिस इज BLAND। जो हम ब्लेंड करते हैं, जो आप बोल रहे हो कि मिक्स करके वो जो सॉफ्ट कर देते हैं, दैट इज ब्लेंड, BLEND, बट दिस इज BLAND। व्हाट इज ब्लेंड फूड? क्यों होता था? चलो, अल्सर फॉर्मेशन एक रिस्क था, इरिटेटेड फूड, ज्यादा स्पाइसी खाने की वजह से भी हो सकता है, हाईली सीजन। तो ब्लेंड डाइट मतलब ज्यादा स्पाइसी ना हो। ब्लेंड मतलब फीका, मसाला ही नहीं है, सिर्फ सॉल्ट एंड थोड़ा पेपर डाल के दे दिया है। सो कंप्लीटली ब्लेंड डाइट देना है ड्यूरिंग एक्टिव फेज। एक्टिव फेज मतलब अल्सर अभी बहुत ज्यादा एक्टिव है। सो ड्यूरिंग एक्टिव फेज हम पेशेंट को स्मॉल डाइट देंगे, एकदम ब्लेंड डाइट, बिल्कुल मसाले के बिना वाला। एडमिनिस्टर H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंटीहिस्टामाइंस देंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देंगे एज प्रिस्क्राइब टू डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन कम करने के लिए एंटीहिस्टामाइन, पीडीन एंड प्राजोल वाली ड्रग्स देंगे। एडमिनिस्टर एंटासिड्स एज प्रिस्क्राइब टू न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक सिक्रीशन। एंटासिड्स देने से क्या होगा, एसिड एंड बेस देंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो उसके लिए हम एंटासिड्स दे सकते हैं। Next, administer anticholinergics as prescribed to reduce the gastric motility. Anticholinergic से gastric motility कम होगी तो वो हम देंगे, तो पेशेंट को ज्यादा पेन नहीं होगा। Administer mucosal barrier protectant as prescribed 1 hour before each meal. Mucosal barrier protectant हम दे सकते हैं खाना खाने से 1 घंटे पहले। अगर आपने ऐसा किया कि फॉर एग्जाम्पल सुक्रालोफेट या बिस्मथ सैलिसिलेट कुछ भी आपने दिया, एंड इमीडिएटली 30 मिनट्स में अपने पेशेंट को खाना खाने के लिए दे दिया, तो वो मेडिसिन असर नहीं करेगी। फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस म्यूकोजल बैरियर प्रोटेक्टेंट, वो क्या करते हैं, म्यूकोजल के ऊपर एक लेयर जमा देते हैं कि जिसकी वजह से म्यूकोजा लेयर इरिटेट ना हो। हमारे स्टमक में नेचुरली ही वो म्यूकोजल बैरियर सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से स्टमक लाइनिंग डाइजेस्ट ना हो, ऑटो डाइजेशन का ना हो स्टमक का, बट वो खराब हो गई, इसलिए हमें म्यूकोजल बैरियर प्रोटेक्टेंट देने पड़ते हैं। बट एटलीस्ट इट शुड बी गिवन 1 hour बिफोर ईच मील। यही पॉइंट याद रखना। ऐसे क्वेश्चन किस में आएंगे, which statement by the patient is incorrect, you have to do the interventions। तो आपको पता होना चाहिए कि वो 1 घंटे पहले लेना पड़ता है।
Okay. Next, administer prostaglandins as prescribed for their protective and anti-secretory actions. Yes, prostaglandin से भी prostaglandin की एक इफेक्टिव है. Prostaglandin mucosal layer को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है एंड सिक्रेशंस कम करने में हेल्प करता है. Administer the treatment of H. pylori where indicated and as prescribed by PSCP. अगर H. pylori का इन्फेक्शन है तो उसकी भी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो. सो ये सब हो गया ट्रीटमेंट. अभी क्लाइंट को क्या एजुकेशन दोगे, उसको क्या ध्यान रखना है when the client is suffering from gastritis, then no sorry gastric ulcers. Avoid consuming alcohol and substances that contain caffeine or chocolate. Alcohol, caffeine, chocolate नहीं लेना है. Caffeinated and decaffeinated coffee should be avoided because it contains peptides that stimulate the gastric release. Yes, ऐसा नहीं पेशेंट को डॉक्टर ने बोला है कि कैफिनेटेड बेवरेजेस नहीं लेने हैं तो वो डीकैफ कॉफी मिलती है कैफीन और डीकैफ में 90% कैफीन कम हो जाता है, बट वो भी नहीं ले सकता बिकॉज उस जो कैफीन होता है उसके अंदर पेप्टाइड्स होंगे और पेप्टाइड्स की वजह से गैस्ट्रिक सिक्रेशन बढ़ जाएगा. सो इसीलिए उसको पेप्टिक अल्सर डिजीज बोलते हैं. अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड द यूज ऑफ एस्पिरिन एंड एनसेड्स. Obtain adequate rest and reduce the stress नहीं लेना है and follow the healthy nutritional habits while avoiding substances that increase the gastric secretion. जिससे भी gastric secretion बढ़े ऐसा कुछ भी खाना पीना नहीं है. ऐसी हैबिट्स आपको अच्छी हैबिट्स हेल्दी हैबिट्स अपनानी है. Instruct the client to take all prescribed medications including anti-secretory medications, antibiotic as prescribed to prevent the relapse. पेशेंट को बोलना है कि डॉक्टर ने जो भी आपको मेडिसिन दी है, एंटासिड्स दिया है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, PPI जो भी दिया है, म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट, वो प्रॉपरली लेना है. ट्रीटमेंट H. pylori की ट्रीटमेंट भी प्रॉपरली करनी है तो रिलैप्स ना हो, वापस से अल्सर्स ना हो जाए. नेक्स्ट, इंटरवेंशंस ड्यूरिंग एक्टिव ब्लीडिंग. अब जस्ट इमेजिन पेशेंट को अल्सर्स में से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, एक्टिव ब्लीड हो रहा है, इमीडिएटली ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, तब ऐसे टाइम पर आपको क्या इंटरवेंशंस करनी है. सो मॉनिटर द वाइटल साइंस क्लोजली बिकॉज जैसे ही ब्लीडिंग होगा वाइटल साइंस अफेक्ट हो जाएंगे. असेस द साइन ऑफ हेमरेज, डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलेमिक शॉक, सेप्सिस एंड रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी. ये सारे साइंस देखने हैं. हेमरेज, डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलेमिक शॉक. सेप्सिस तो नहीं हो गया बिकॉज परफोरेट हो जाएगा तो पेरिटोनियल कैविटी में लीक होगा. सेप्सिस, सेप्टिक शॉक भी हो सकता है. रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी के लिए भी आपको चेक करना होगा. We have to maintain NPO status and administer IV fluid replacement as prescribed. Monitor intake and output. पेशेंट को एनपीओ कर देना है. जैसे ही एक्टिव ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है पेशेंट को हम खाना नहीं देंगे, एनपीओ कर देंगे. तो रिप्लेसमेंट कहाँ से करेंगे, आईवी से करेंगे. एंड इनटेक आउटपुट प्रॉपर्ली चेक करना है. हीमोग्लोबिन, हेमेटोक्रिट चेक करेंगे बिकॉज ड्यू टू ब्लीडिंग वो कम हो जाता है. Obtain the type and screen when hemoglobin and hematocrit are stable. If unstable, may need type and cross to prepare the blood transfusion. Yes, जब पेशेंट स्टेबल था तभी हम पेशेंट का ब्लड टाइप देख लेंगे, स्क्रीनिंग कर देंगे हीमोग्लोबिन एंड हेमेटोक्रिट बिकॉज अभी पेशेंट स्टेबल है. जब अनस्टेबल हो जाए तब उसी से जो हमने टाइप और वो जब किया था तो उससे क्रॉस मैच करके हम उसके लिए ब्लड प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं. तो स्टेबल था तभी सैंपल लेके चेक कर लो. एडमिनिस्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज प्रिस्क्राइब. अब ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ेगा. सो जैसे प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने बोला है स्टार्ट करना है. Prepare to assist with administering medications as prescribed to induce the vasoconstriction and reduce the bleeding. फिर डॉक्टर ने बोला कि ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए वेजोकंस्ट्रिक्टर्स मेडिकेशंस दो. सो पहले से ही प्रिपेयर करना है. वी आर अ नर्स, हमें पता होना चाहिए कि ब्लीडिंग है तो डॉक्टर्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए बोलेंगे, वेजोकंस्ट्रिक्टर मेडिकेशंस के लिए बोलेंगे. सो पहले से ही प्रिपेयर करके रखो. जो जैसे ही डॉक्टर्स ऑर्डर दे आप सिर्फ एडमिनिस्टर कर दो. सो प्रिपेयर to assist with administering. सारी medications vasoconstrictors prepare करके रखो. Next, this is the really important point for you to remember. Upper GI bleeding can be life threatening. अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो गया upper GI bleeding, वो लाइफ थ्रेटनिंग है, पेशेंट की जान भी जा सकती है. The priority of the care is to stabilize the client. हमारी मेन प्रायोरिटी क्या है, पेशेंट को स्टेबल करना है. Provide oxygen and other ventilatory support as needed. Two large bore IV lines for replacing the fluid and blood are usually needed because patient को bleeding हो रहा है, actively bleed कर रहा है patient. So large bore, large मतलब छोटे नंबर में, गेज में छोटे नंबर बट डायमीटर में बड़ी आईवी हमें दो लेनी होगी. एक से आईवी फ्लूइड जाएगा, एक से ब्लड ट्रांसफ्यूजन जाएगा. सो प्रॉपर्ली हमें करना है. वाइटल साइंस, ब्लड काउंट मतलब आरबीसीज, एचबी, हेमेटोक्रिट सब कुछ चेक करना है. कोएगुलेशन स्टडीज, ये सब कुछ मॉनिटर करना है बिकॉज अपर जीआई ब्लीडिंग बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है. पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक से ही मर जाएगा
और एल्स समटाइम्स अपर जीआई ब्लीडिंग है तो हिमेटोमेसिस के फॉर्म में ही होगा, तो एस्पिरेट हो गया तो भी वो मर जाएगा। सो वो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग है। अब इसकी भी सर्जरी हो सकती है। सो लेट्स सी अबाउट द सर्जिकल इंटरवेंशंस। There are various types of surgery that can be performed in gastric ulcers. So let's study about surgery. First is total gastrectomy. What do you mean by this? Online students, what do you mean by total gastrectomy? जब भी ectomy हो, ectomy का मतलब रिमूवल, किसका रिमूवल? स्टमक का। पार्शियल नहीं है, सब टोटल नहीं है, टोटल है, मतलब पूरा स्टमक निकाल देंगे। सो रिमूवल ऑफ द स्टमक विद द अटैचमेंट ऑफ इसोफेगस टू द जेजुनम और डिओडिनम। स्टमक निकाल देंगे तो डायरेक्टली इसोफेगस को डिओडिनम के साथ या जेजुनम के साथ एनास्टोमोस कर देंगे। तो फिर उसको, ये सर्जरी को हम क्या बोल सकते हैं? इसोफेगो जेजुनोस्टोमी भी बोल सकते हैं। ओस्टोमी मतलब ओपनिंग करके कनेक्ट करना, एनास्टोमोसिस किया है। सो इसोफेगस को जेजुनम के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसोफेगो जेजुनोस्टोमी, इसोफेगस को डिओडिनम के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसोफेगो डिओडिनोस्टोमी। नेक्स्ट इज वेगोटॉमी। आगे ही हमने ये वर्ड पढ़ा था, वेगोटॉमी मतलब गैस्ट्रिक एनालिसिस में देखा था। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गैस्ट्रिक एनालिसिस डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमने देखा था। वेगोटॉमी के बाद वो गैस्ट्रिक एनालिसिस करते हैं डॉक्टर टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ द सर्जरी। व्हाट इज वेगोटॉमी? दिस इज नॉट फेयर। परसों पढ़ा था, भूल गए, कल रिवीजन भी किया था। वेगस नर्व रिमूवल। हाँ, सो रिमूवल ऑफ वेगस नर्व। वेगस नर्व क्या करती है? स्टमक को स्टिम्युलेट करती है फॉर द सिक्रेशन ऑफ HCl। तो जब पेशेंट को क्रोनिक ऐसे अल्सर, रिकरेंट अल्सर हो रहे तो डॉक्टर ने सब ट्राई किया, बट फिर लास्ट में डॉक्टर ने वेगोटॉमी कर दिया। तो वेगोटॉमी भी किया जा सकता है। इट इज द सर्जिकल डिवीजन ऑफ वेगस नर्व टू एलिमिनेट द वेगल इंपल्सेस दैट स्टिम्युलेट द HCl सिक्रेशन इनटू द स्टमक। हमने वेगल नर्व की जो ब्रांचेस है वो लाइक काट दी, आधी कर दी, कुछ भी कर दिया डॉक्टर ने, बट रिमूवल ऑफ वेगस नर्व, जिससे क्या होता था, जो स्टमक है वो स्टिम्युलेट होता था HCl सिक्रेशन से, वो हमने कम कर दिया तो HCl सिक्रेशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक रीसेक्शन। मतलब यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज गैस्ट्रिक रीसेक्शन? रीसेक्शन, रिसेक्ट करना मतलब बायोलॉजी में आप डाइसेक्शन करते थे, तो रीसेक्शन सेम है। स्टमक को कुछ पोर्शन उसका काट के रिमूव कर रहे हैं। सो रिमूवल ऑफ लोअर हाफ ऑफ द स्टमक एंड यूजुअली इंक्लूड्स अ वेगोटॉमी। गैस्ट्रिक रीसेक्शन में थोड़ा स्टमक का लास्ट का पोर्शन रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज द स्टमक, ये स्टमक है ऐसे, राइट, एंड ये डिओडिनम स्टार्ट हो गया है। सो पीछे का इतना पोर्शन रिमूव कर देंगे एंड ये जो डिओडिनम है वो सीधा ये रिमेनिंग पोर्शन है उसके साथ एनास्टोमोस कर देंगे। और इसके साथ साथ वेगोटॉमी भी किया जाता है, मतलब कुछ नर्व्स भी निकाल देंगे। सो इसको हम बोलते हैं एंटेरेक्टोमी। एंटेरेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ पार्शियल पोर्शन ऑफ द स्टमक। नेक्स्ट है गैस्ट्रोडियोडिनोस्टोमी, जिसको हम बिलरोथ 1 भी बोलते हैं। ये हमने ऑन्कोलॉजी में स्टडी किया था। टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय गैस्ट्रोडियोडिनोस्टोमी? somewhat correct, somewhat incorrect. Online students, what is Billroth 1? गैस्ट्रोडियोडिनोस्टोमी, नाम से ही पता चल रहा है। स्टमक एंड डिओडिनम को एनास्टोमस करेंगे। ओके, सो वो तो नॉर्मली एनास्टोमोस ही होता है, स्टमक के बाद ही डिओडिनम आता है, नेचुरली ही वैसा है। तो Partial gastrectomy का हाँ, यस, सो थोड़ा स्टमक का पोर्शन रिमूव कर लिया है, फिर अब बचा कुचा स्टमक है उसको डिओडिनम के साथ अटैच करेंगे।
बट इसमें डॉक्टर्स वेगस नर्व नहीं निकाल रहे हैं, वरना वो निकालेंगे तो हम उसको गैस्ट्रिक रिसेक्शन ही बोल देंगे, राइट। बट इसमें वेगस नर्व नहीं निकाला है, डॉक्टर ने सिर्फ कुछ पोर्शन ऑफ स्टमक रिमूव किया है, जो रिमेनिंग पोर्शन है स्टमक को उसको सीधा डिओडिनम के साथ एनास्टोमोस कर दिया। यू कैन सी द फिगर 49.1, देखो कि इतना पोर्शन है, सम पोर्शन ऑफ स्टमक हैज बीन रिमूव्ड एंड फिर रिमेनिंग पोर्शन को डिओडिनम के साथ एनास्टोमोस कर दिया है। ओके, उसको बिलरोस 1 भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। यस, सो डॉक्टर्स ने क्या किया, स्टमक का भी कुछ पोर्शन रिमूव कर दिया एंड डिओडिनम तक भी रिमूव कर दिया। सो अब डायरेक्टली कनेक्टेड कहां पर होगा, जेजुनम के साथ। सो स्टमक इज डायरेक्टली एनास्टोमोस टू द जेजुनम, जेजुनम के साथ सूचर देके कनेक्ट कर दिया। इसको हम बोलेंगे बिलोरोथ 2, बिकॉज दोनों में पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी है। सो पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी दो टाइप की है, बिलरोथ 1 एंड बिलरोथ 2। अनदर नेम्स आर गैस्ट्रोडियोडिनोस्टोमी, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। नेक्स्ट है पाइलोरोप्लास्टी। व्हाट इज दैट? हमने ये देखा था पीडियाट्रिक में, पीडियाट्रिक में पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है तो डॉक्टर करते थे पाइलोरोप्लास्टी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज पाइलोरोप्लास्टी? ओके, स्टेनोसिस हो जाता है, पाइलोरस ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसके सेल्स बड़े हो जाते हैं। ये पाइलोरस का ओपनिंग है, नॉर्मल डायमीटर ऐसा है, बट यहाँ की जो मेम्ब्रेन है, ऐसे चलो ऐसे डबल मेम्ब्रेन थी, ये नॉर्मल ओपनिंग है, बट उसकी वजह हो गया है ऐसा, ये सेल्स पूरे बड़े हो गए हैं, ओपनिंग बंद हो गया है, स्मॉल हो गया है। सो पाइलोरोप्लास्टी में क्या करेंगे डॉक्टर, ये पूरा लेयर रिमूव कर देंगे, सो ओपनिंग एज यूजुअल हो जाएगा बड़ा। सो दैट इज कॉल्ड एज पाइलोरोप्लास्टी, एनलार्जमेंट ऑफ द पाइलोरस टू प्रिवेंट or to decrease the pyloric obstruction, thereby enhancing the gastric emptying. तो ये हो गई सर्जिकल प्रोसीजर। अब सर्जरी है तो हमारे लिए प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन भी बढ़ेगी। प्री ऑपरेटिव कॉमन होती है, पोस्ट ऑपरेटिव भी कॉमन है, बट रिलेटेड टू गैस्ट्रिक सर्जरी क्या एक्स्ट्रा है वो हम देखेंगे। सो पोस्ट ऑपरेटिव में मॉनिटर वाइटल साइंस, place the client in a Fowler's position for comfort and to promote the drainage, comfort के लिए and drainage promote करने के लिए पेशेंट को Fowler's position, sitting position देंगे। administer fluid and electrolyte replacement, IV as prescribed and monitor intake output। GI सर्जरी होती है, सो GI सर्जरी में हम इमीडिएटली एनपीओ ब्रेक नहीं कर सकते, समटाइम्स रेस्ट देने के लिए हम 4 से 5 दिन तक रखेंगे, या माइनर प्रोसीजर है तो जब तक पेरिस्टालसिस नहीं आ जाएगा तब तक हम रखेंगे, बट तब तक पेशेंट को न्यूट्रिशन कहाँ से देंगे, सो आईवी से देंगे। अगर बहुत लंबे टाइम के लिए रखना है तो फिर पैरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं। देन असेस बॉवेल साउंड्स, बॉवेल साउंड चेक करेंगे, मॉनिटर एनजी सक्शन एज प्रिस्क्राइब्ड। जीआई की सर्जरी में एनजी ट्यूब डाल के कंटिन्यूअस एनजी ट्यूब सक्शनिंग पर रखते ही है पेशेंट को, उसको कनेक्ट करके रखते हैं तो जो ड्रेनेज निकल रहा है वो निकल जाए। सो वो सक्शन मॉनिटर करना है। मेंटेन एनपीओ स्टेटस एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर 1 to 2 days until the peristalsis return, आइडियली 1 से 3 दिन में आ जाएगा तो तब तक पेशेंट को एनपीओ रखो। प्रोग्रेस द डाइट फ्रॉम एनपीओ to sips of clear water to 6 small blend meals a day as prescribed when bowel sounds return। अभी चलो bowel peristalsis movement आ गई, गैग रिफ्लेक्स जल्दी आ जाएगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी आ गई है, अब हमें एनपीओ ब्रेक करना है। सो एनपीओ ब्रेक करने से पहले हम सिप्स ऑफ वाटर देते हैं, देन क्लियर वाटर देते हैं, देन लिक्विड डाइट देंगे, फुल लिक्विड डाइट देंगे। धीरे धीरे कहाँ तक बढ़ना है, एक दिन की 6 मील, छोटी छोटी 6 मील पेशेंट लेगा, बट वो मील्स ब्लेंड होगी, बिल्कुल स्पाइसी नहीं होगी, कंप्लीटली ब्लेंड होगी। एंड ये सब हमें धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है, यहाँ तक जाना है। Monitor for post-operative complications of hemorrhage, dumping syndrome, diarrhea, hypoglycemia, bile reflux, gastritis and vitamin B12 deficiency। सर्जरी की वजह से पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, लाइक हेमरेज हो सकता है, वो मॉनिटर करना है। डंपिंग सिंड्रोम हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे व्हाट इज डंपिंग सिंड्रोम। डायरिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है बिकॉज पेशेंट ने खाना नहीं खाया है। बाइल रिफ्लक्स की वजह से गैस्ट्राइटिस हो सकता है, बिकॉज आप जब भी जीआई सर्जरी वाले पेशेंट आप देखोगे ना तो उनकी जो एनजी ट्यूब है उसमें ग्रीन सिक्रीशन आता है, दैट व्हाट इज दैट, ग्रीन बाइल है वो।
सो बाइल रिफ्लक्स की वजह से गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी हो सकती है, तो सब आपको मॉनिटर करना है। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, following your gastric surgery, do not irrigate or remove the NG tube unless specifically prescribed because of risk of disruption of the gastric sutures. गैस्ट्रिक सर्जरी के बाद एनजी ट्यूब वहां पर ही होगी, सक्शन कंटिन्यूअस होगा, सो हम उसको इरिगेट भी नहीं कर सकते। इरिगेशन मतलब हमने एनएस इंसर्ट किया फिर फ्लश करके निकाला, सो इरिगेशन भी नहीं कर सकते, उसको रिमूव भी नहीं कर सकते, सक्शन बंद भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं करना है अनलेस यू आर प्रिस्क्राइब, आपको डॉक्टर ने बोला है कि करो, तब तक नहीं कर सकते। क्यों नहीं करना है? बिकॉज अगर आप कुछ भी इरिगेशन करोगे, रिमूव करोगे, तो जो गैस्ट्रिक सूचर्स है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ब्रेक हो सकते हैं। Monitor closely to ensure proper functioning of NG tube to prevent the strain on the anastomosis site. Contact the surgeon if the tube is not functioning properly. Yes, आपका काम क्या है? मॉनिटरिंग करना। जो हमने सक्शन क्रिएट कनेक्ट करके रखा है एनजी ट्यूब को नीचे बैग के साथ, तो कंटिन्यूअसली फ्लो आ रहा है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ब्लॉकेज है, तो फिर ऐसा नहीं कि लाओ इरिगेट करके देख लूं ब्लॉकेज कहाँ पर है। नो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। इमीडिएटली सर्जन को कांटेक्ट करो कि जो एनजी ट्यूब है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, देयर इज समथिंग ब्लॉकेज, वो आके वो देख लेंगे। बट विदाउट ऑर्डर्स यू कैन नॉट इरिगेट, यू कैन नॉट रिमूव, यू कैन नॉट डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सक्शन, आप कुछ नहीं कर सकते। रिमेंबर? ओके, that is all about gastric ulcer. Now let's see duodenal ulcers. Duodenal ulcers क्या है? So duodenal ulcer is a break in the mucosa of the duodenum. duodenum में ulcers हो गए हैं। Risk factors क्यों होता है duodenal ulcers? तो risk factors and causes include infection with H. pylori. H. pylori से infection हो गया है, alcohol intake, smoking, stress, caffeine, and the use of aspirin, corticosteroids and NSAIDs. ये सारी medications की वजह से हो सकता है। अगर अल्सर्स हो गया तो कॉम्प्लिकेशंस भी सेम ही है, सिर्फ लोकेशन चेंज हुई है। सो कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे? ब्लीडिंग, परफोरेशन, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, आगे जा नहीं पाएगा बिकॉज ड्यू टू अल्सर्स इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। एंड इंट्रैक्टेबल डिजीज, इंट्रैक्टेबल डिजीज मतलब ऐसा डिजीज कि शायद बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि हम उसको क्योर भी ना कर सके, उतना ज्यादा हो गया है, इट विल टेक सो लॉन्ग टू क्योर दैट डिजीज, सो इंट्रैक्टेबल डिजीज भी हो सकता है। असेसमेंट, साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे अगर डिओडिनल अल्सर्स है? सो लेट्स सी बॉक्स 49.5, burning pain occurs in the mid epigastric area 2 to 5 hours after a meal. गैस्ट्रिक अल्सर्स में कब पेन होता था? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गैस्ट्रिक अल्सर्स में पेन कब होता था? 1 to 2 hours after meal. तो क्यों टाइम डिफरेंस है? यस, दिस इज डिओडिनल अल्सर। फूड पहले स्टमक में जाएगा, स्टमक से थोड़ा डाइजेशन होके डिओडिनम, जैसे ही डिओडिनम में जाएगा पेशेंट को पेन होगा। सो खाना खाने के 2 से 5 घंटे बाद पेशेंट को बर्निंग पेन होगा, मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में ही होगा। एंड मिड मॉर्निंग, मिड आफ्टरनून एंड ड्यूरिंग द नाइट ऑफन अवेकन्स द क्लाइंट। मिड मॉर्निंग, मिड मॉर्निंग क्यों? ब्रेकफास्ट किया 2 से 5 घंटे हो गए तब पेन हुआ। मिड आफ्टरनून, लंच किया 2 से 5 घंटे बाद, मिड आफ्टरनून। एंड जब पेशेंट सो रहा था, डिनर करके सो गया, सो डिनर करने के 2 से 5 घंटे, मतलब मिड नाइट, रात में पेशेंट को होगा। एंड इतना पेन होगा कि पेशेंट नींद में से उठ जाएगा, अवेकन हो जाएगा पेशेंट। सो इतना सीवियर पेन होता है। मेलिना इज मोर कॉमन देन हेमेटोमेसिस बिकॉज ये स्टमक के नीचे है, सो स्टूल में से ब्लड निकलेगा कंपेयर टू हेमेटोमेसिस। पेन इज ऑफन रिलीव्ड बाय इंजेक्शन ऑफ, यस, हाँ, अभी पेशेंट है ना, पेशेंट को पेन ज्यादा हो रहा है, तो पेशेंट इसमें खाना खाएगा तो पेशेंट का पेन रिलीव हो जाएगा। क्यों? बिकॉज खाना खाने की वजह से वो जो एक्टिविटी हो रही थी वो स्टॉप होके नया फूड है वो डाइजेशन में स्टार्ट हो जाएगा। सो ये अलग साइन है। उस गैस्ट्रिक अल्सर्स में क्या होता था? पेशेंट खाना खाएगा तो पेन बढ़ता है, इट असेंचुएट द पेन। और डिओडिनल अल्सर में पेशेंट आपको ऐसा बोलेगा कि मुझे बहुत पेट दर्द होता है, बट मैं जब खाना खाता हूँ तब ठीक हो जाता है, मुझे अच्छा लगता है, रिलीव होता है। दिस इंडिकेट्स द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डिओडिनल अल्सर। सो ये डिफरेंस याद रखना है। पेशेंट आपको साइन एंड सिम्टम्स कंप्लेन लेके आएगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट को क्या तकलीफ है। नेक्स्ट इज इंटरवेंशन एंड क्लाइंट एजुकेशन। अब हम इसमें इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं? मॉनिटर द ऑर्थोस्टेटिक वाइटल साइंस, बिकॉज क्यों ऑर्थोस्टेटिक? ब्लीडिंग रिस्क है, तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो सकता है, तो ऑर्थोस्टेटिक वाइटल साइंस चेक करना है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अबाउट
ब्लेंड डाइट विथ स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, ऑब्वियसली अल्सर्स हो या कुछ भी जीआई प्रॉब्लम हो तो ब्लेंड डाइट ही देते हैं। एंड 3 लार्ज मील्स नहीं देते डॉक्टर, छोटी छोटी मील्स लेंगे, बार बार एवरी 2 आवरली खाओ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, बट थोड़ा थोड़ा खाओ। प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट रेस्ट, प्रॉपर एडिक्वेट रेस्ट करवाना है। एनकरेज द सीजेशन ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग छोड़ने के लिए एनकरेज करना है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड द इनटेक ऑफ अल्कोहल, कैफीन एंड कैफिनेटेड, डीकैफिनेटेड कॉफी, कैफिनेटेड भी नहीं, डीकैफ भी नहीं। यूज ऑफ एस्पिरिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एनसेड सब बंद करना है। मेडिकेशन एच पाइलोरी इन्फेक्शन है तो वो मेडिकेशन एंटीबायोटिक लेनी है, एंटासिड्स टू न्यूट्रलाइज द एसिड सिक्रीशन एज प्रिस्क्राइब्ड, जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने बोली है वो लेनी है। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पीपीआई टू ब्लॉक द सिक्रीशन ऑफ एसिड, वो कम करने के लिए वो मेडिसिन जो भी दी है, इन शॉर्ट सारी मेडिसिन एक साथ नहीं होती है, बट जो भी है वो देनी, प्रॉपरली एडमिनिस्टर करनी है। नेक्स्ट सर्जिकल इंटरवेंशंस, सर्जरी इसमें भी की जाती है ओनली इफ द अल्सर इज अनरिस्पॉन्सिव टू द मेडिकेशन और इफ हेमरेज, ऑब्स्ट्रक्शन और परफोरेशन अकर्स। हम मेडिसिन से अगर मेडिसिन देके अगर वो कंट्रोल में हो रहा है तो सर्जरी करने की जरूरत नहीं, सर्जरी ऑलवेज लास्ट शॉर्ट हमारा होना चाहिए, सीधा सर्जरी हम नहीं कर सकते। तो आपने मेडिसिन दी, लाइफस्टाइल चेंजेस किए, फिर भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, अब कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ गया है, हेमरेज का, परफोरेशन का, ऑब्स्ट्रक्शन का, तो फिर हम सर्जरी करके उतना जो डिओडिनम है वो निकाल देंगे, सिंपल। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट डिओडिनल अल्सर। थर्ड है डंपिंग सिंड्रोम, जो हमने देखा था। सो टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय डंपिंग सिंड्रोम? जाए बट छोड़ू करेक्ट। Early empty of stomach. जल्दी एम्प्टी हो जाता है, फूड स्टमक में रहता ही नहीं है ज्यादा देर के लिए कि उसका प्रॉपर ब्रेकडाउन हो सके, डाइजेशन हो सके, फिर वो डिओडिनम में जाना चाहिए। बट अर्ली फटाफट पेशेंट ने खाना खाया, थोड़ी देर में ही स्टमक डिओडिनम में चला गया, सो स्टमक एम्प्टी हो गया, सो दैट इज कॉल्ड एज डंपिंग सिंड्रोम। सो अ रैपिड एम्प्टिंग ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट अकर्स फॉलोइंग द गैस्ट्रिक रीसेक्शन। गैस्ट्रिक रीसेक्शन, हम स्टमक काट लेते हैं थोड़ा, तो ये सबसे कॉमन है, हमने देखी थी सर्जरी की पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन डंपिंग सिंड्रोम, बिकॉज ऑलरेडी हमने स्टमक काट दिया है तो रहेगा ही नहीं, थोड़ी देर में वो चला जाएगा। सो ये सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है आफ्टर गैस्ट्रिक रिसेक्शन, इमीडिएटली रैपिडली स्टमक एम्प्टी हो जाता है। साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे, हमें कैसे पता चलेगा पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग डंपिंग सिंड्रोम? सो सिम्टम्स अकरिंग 30 मिनट्स आफ्टर ईटिंग, उसके सिम्टम्स 30 मिनट में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, 30 मिनट्स में तो स्टमक एम्प्टी। नोजिया वॉमिटिंग होगा पेशेंट को, फीलिंग ऑफ एब्डोमिनल फुलनेस एंड एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, पेशेंट थोड़ा भी खाएगा, लाइक खाया, थोड़ा खाया, एब्डोमिनल फुलनेस एंड एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हुआ, फिर इमीडिएटली खाली हो गया। देयर विल बी डायरिया, पाल्पिटेशंस एंड टैकीकार्डिया होगा पेशेंट को, परस्पिरेशन हो जाएगा पेशेंट को, देन वीकनेस, डिजीनेस होगा, एंड बोरबोरिग्मी, बोरबोरिग्मी एक उसका डिस्टिंक्ट फीचर है। व्हाट इज बोरबोरिग्मी? उसका मतलब क्या हुआ? लाउड गर्गलिंग साउंड रिजल्टिंग फ्रॉम बॉवेल हाइपरमोटिलिटी। खुद का सुना है कभी? भूख ज्यादा लगती है, यस, तो जब हमारी जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ जाती है तब लाउड गर्गलिंग साउंड, सामने वाले को भी सुनाई देगा कि गर्गलिंग साउंड हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे बोरबोरिग्मी, उसका एक टर्मिनोलॉजी है। सो ये सारे उसके साइन एंड सिम्टम्स है। अब पेशेंट को क्या समझाओगे? हमें ऑलवेज देखा है कि फॉर प्रॉपर डाइजेशन, इफ यू वांट टू लाइक एम्प्टी द स्टमक, हम पेशेंट को क्या एडवाइस करते हैं कि खाना खाने के बाद बैठे रहो थोड़ी देर, सो इजी हो डाइजेशन में। इस पेशेंट को सब कुछ अब उल्टा सिखाना है, पेशेंट को बोलना है खाना खाने के बाद इमीडिएटली सो जाए, सब कुछ उल्टा सिखाओगे आप। सो डोंट गेट कंफ्यूज, राइट एजुकेशन कब देना है वो आपको याद रखना है। सो डंपिंग सिंड्रोम में जो नॉर्मल हम प्रोसेस करते हैं, जनरल प्रोसेस आफ्टर ईटिंग, वो सारी उल्टी कर देनी है। ओके, सो let's see the client education box 49.6, eliminate the caffeine containing products। कैफीन से क्या होता है? इरिटेशन हो जाता है, फिर जनरल चांसेस इरिटेट होके हाइपर मोटिलिटी हो जाए एंड एम्प्टी हो जाए। सो कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं। ईट अ हाई प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइट इंक्लूडिंग फूड सच एज ओटमील एंड अदर होल ग्रेन फूड हाई इन फाइबर, इंक्रीज द फाइबर इंटेक एज टॉलरेटेड। क्यों? हाई प्रोटीन एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में देर लगेगी, सो एटलीस्ट थोड़ी ज्यादा देर तक फूड अंदर है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे, सो पेशेंट को ऐसा बोलना है कि ऐसे फूड्स ले। उसके एग्जांपल है ओट मील है, होल ग्रीन फूड्स है।
लिमिट द हाई शुगर फूड सच एज कैंडी, टेबल शुगर, सिरप, सोडा एंड जूसेस। हाई शुगर वाले फूड कम करने हैं, लिमिट करने हैं, ऐसा नहीं कि रेस्ट्रिक्ट, बट कम खाना है, कैंडी, टेबल शुगर, सिरप, जो भी स्वीट है। इट्स स्मॉल मील्स 5 to 6 meals a day rather than 3 larger ones। बार बार उसको, पेशेंट को बार बार भूख लग जाएगी डंपिंग सिंड्रोम की वजह से, तो पेशेंट को ऐसा बोल सकते हो कि दिन में 5-6 बार खाना खाओ, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, लार्ज 3 meals की जगह 5-6 बार खाना खाओ। अवॉइड कंज्यूमिंग फ्लूइड्स विथ मील्स, ड्रिंक मोस्ट डेली फ्लूइड्स बिटवीन द मील्स। खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना है। लाइक खाना खाते वक्त कुछ लोगों को आदत होती है पानी पीने की, दैट इज नॉट प्रॉब्लमेटिक, ले सकता है पेशेंट, बट ये पेशेंट को बोलना है कि खाना खाते वक्त नहीं लेना है, बिटवीन द मील्स लेना है। मतलब अभी खाना खाया, अब दूसरी मील आप खाओगे तो बीच का जो टाइम पीरियड है तब लो, नॉट ड्यूरिंग ईटिंग। Then eliminate the dairy products if they are causing a problem. Lactose intolerance may worsen the symptoms। अगर पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसकी वजह से भी जीआई सिम्टम्स हो सकते हैं। सो अगर वो लैक्टोज का प्रॉब्लम है तो फिर डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करना है, बिकॉज लैक्टोज डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, बिकॉज उससे सिम्टम्स और वर्स होंगे। लाई डाउन फॉर 20 to 30 minutes आफ्टर द मील्स टू प्रिवेंट रैपिड गैस्ट्रिक एम्पटी। खाना खाने के बाद इमीडिएटली 20 आधा घंटे तक सो जाना है। सो विद इन 30 मिनट्स वो खाली ना हो जाए स्टमक, खाना स्टमक में ही रहे। टेक विटामिन B12 इंजेक्शन एज प्रिस्क्राइब। डंपिंग सिंड्रोम हुआ है, पॉसिबिलिटी है कि वो सर्जरी की एक कॉम्प्लिकेशन थी, तो विटामिन B12 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। टेक एंटीस्पाज्मोडिक मेडिकेशन प्रिस्क्राइब टू डिले द गैस्ट्रिक एम्पटी। स्पाजम्स, हमारी इंटेस्टाइन में मोटिलिटी, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कैसे होती है, स्पाजम से होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फिर वो मूवमेंट होती है। सो पेशेंट को एंटीस्पाज्मोडिक मेडिकेशन देंगे कि जिससे मोटिलिटी डिले हो जाए, गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिले हो जाए। एंड कंसल्ट विद द PHCP अबाउट ड्रिंकिंग अल्कोहल। यस, अगर अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है कि ऐसा है तो PHCP को कंसल्ट करना होगा कि वेदर अ पर्सन कैन ड्रिंक और नॉट। आइडियली तो नहीं करना चाहिए, बट दैट इज वेरी कॉमन इन एंग्लिश कंट्रीज, सो उसके लिए पेशेंट को कंसल्ट करना होगा कि वेदर पेशेंट कैन स्टार्ट ड्रिंकिंग और नॉट। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट। फिर नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है विटामिन B12 डेफिशिएंसी, जो ऑलरेडी हमने ऑन्कोलॉजी में देख ली थी हेमेटोलॉजिकल कंडीशंस में। सो ये दो कॉम्प्लिकेशंस थी, वो भी कंप्लीट हो गई। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके, लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। आज हमने क्या देखा? सो आज हमने देखा GERD, मतलब जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो रिफ्लक्स होके इसोफेगस में आ रहा है। व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ GERD? इसमें नहीं देखा हमने। व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ GERD? टेल मी। रिफ्लक्स होगा फ्रीक्वेंटली, बार बार रिफ्लक्स होगा तो पेशेंट को क्या तकलीफ होगी? थिंकिंग एंड टेल मी टुमारो। GERD की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? सोचना, गूगल करना, जो भी करना है, बट कल मुझे इसका आंसर देना। सो GERD हमने देखा क्यों होता है, वो हमने देखा, रीजंस उसके देखे, असेसमेंट फाइंडिंग देखा। अगर GERD है तो साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे, जो न्यू वर्ड्स है, न्यू टर्मिनोलॉजी से प्लीज राइट इट डाउन सो यू कैन रिमेम्बर इट इजीली। हमने उसके इंटरवेंशन देखे। ऑलवेज कोई भी कंडीशन हो, नॉन फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, इन्वेजिव, लीस्ट इन्वेजिव एंड मोस्ट इन्वेजिव, ऐसे ही फॉलो करना है। सो अगर आप GERD विदाउट मेडिसिन ठीक कर सकते हो इनिशियल स्टेज इसमें है, तो पेशेंट को वो ही एडवाइस करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन ही करवाना है। उससे नहीं हो रहा है तो मेडिसिन स्टार्ट करो, उससे भी नहीं हो रहा है तो हम सर्जरी कर सकते हैं। एंड द सर्जरी फॉर GERD इज, what surgery we can do for GERD? Online students, Fundoplication. fundoplication, उसमें क्या करते हैं? जो स्टमक का अपर पोर्शन होता है उसको हम फंडस बोलते हैं, उसको ही पकड़ के रैप करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं फंडोप्लिकेशन। ओके, फिर हमने देखा गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक। एक्यूट एंड क्रोनिक दो टाइप का है। एक्यूट मतलब सडनली हो जाएगा, टेम्पररी पीरियड के लिए होता है। क्रोनिक इट टेक्स टाइम टू डेवलप, धीरे धीरे होता है एंड वो लंबे टाइम के लिए चलता है। दोनों के कॉजेस देखे, साइन एंड सिम्टम्स हमने स्टडी किए, उसकी इंटरवेंशन हमने देखी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेडिकेशन। उसकी कोई सर्जरी नहीं है, इन्फ्लेमेशन है, क्रोनिक है तो देर लगेगी बट हो जाएगा। ओके, फिर हमने पेप्टिक अल्सर डिजीज देखा। पेप्टिक अल्सर डिजीज मतलब अल्सर्स हो जाएंगे स्टमक, इसोफेगस, स्टमक एंड डिओडिनम।
डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन हम उसका नाम अलग अलग दे देंगे, इसोफेजियल अल्सर, डियोडिनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर। सो हमने फर्स्ट उसमें देखा है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर क्यों होता है, उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है वो हमने देखा, उसके साइन एंड सिम्टम्स। टाइमिंग खास याद रखना है। गैस्ट्रिक अल्सर्स है तो आपको कैसे पता चलेगा, पेशेंट बोलेगा कि खाना खाने के बाद मुझे 1 से 2 घंटे में पेन होता है। अगर ऐसा कुछ लिखा है क्वेश्चन में, इमीडिएटली आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर्स है। उसका टाइमिंग, देन फूड खाने से पेशेंट को पेन बढ़ेगा एंड हीमेटेमेसिस होगा, नॉट मलीना। एंड डियोडिनल अल्सर में टाइमिंग लंबा होगा, देन खाना खाने से रिलीव होता है, एंड हीमेटेमेसिस नहीं, उसमें मेलिना होता है। सो दिस इज द डिफरेंस जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि पेशेंट को डियोडिनल है या गैस्ट्रिक है। फिर हमने इसकी इंटरवेंशन देखी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, मेडिसिन दी, लास्ट में मेडिसिन से भी नहीं बात बनी तो सर्जरी भी की। क्लाइंट को एजुकेशन दिया कि उसको घर पे क्या ध्यान रखना है, कैसा खाना खाना है, क्या चीजें अवॉइड करनी है, वो हमने सिखाया। एंड इंटरवेंशन हमने देखी कि अगर एक्टिव ब्लीडिंग हो रहा है, ड्यू टू अल्सर्स हेमरेज हो सकता है, एक्टिव ब्लीडिंग हो सकता है। सो जब एक्टिव ब्लीडिंग हो, बीइंग अ नर्स आपको क्या इंटरवेंशन लेनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास 2 पेशेंट है, एक को गैस्ट्रिक अल्सर्स है एंड एक को हेमरेजिक अल्सर्स है, तो विच इज योर प्रायोरिटी पेशेंट? Hemorrhagic और ulcer. यस, हेमरेजिक, बिकॉज उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है। सो ये चीज ध्यान रखनी है। व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? देन चेक करवाना। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? What is this really important point? અપર જીએ ટ્રેકમાં બ્લીડિંગ થાય તો એ લાઈફ થ્રેટનિંગ કન્ડિશન છે, એના માટે આપણે ફર્સ્ટ ક્લાયન્ટને સ્ટેબિલાઇઝ કરવું પડે, અવર પ્રાયોરિટી છે. In that we can provide oxygen, ventilatory support, then 2 large IV lines for replacing fluids and blood, and then check the vitals and blood count and coagulation studies. Yes. फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरीज देखी कि जो कर सकता है डॉक्टर डिपेंडिंग ऑन द नीड। ज्यादा प्रॉब्लम है तो वैसी सर्जरी करेंगे। सो गैस्ट्रेक्टोमी, आपको क्वेश्चन में वर्ड्स लिखे होंगे, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब टू डू द गैस्ट्रेक्टोमी, तो सर्जरी का नाम पढ़ के एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं डॉक्टर। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय गैस्ट्रेक्टोमी, बट अंदर क्वेश्चन में लिखा हो तो आपको पता तो चलना चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो गैस्ट्रेक्टोमी, वेगोटोमी, गैस्ट्रिक रिसेक्शन, गैस्ट्रोडियोडिनोस्टोमी, अनदर नेम इज बिलरोथ 1, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, बिलरोथ 2 एंड पाइलोरोप्लास्टी। हमने ये सारे ऑप्शंस देखे। फिर हमने पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन देखा। सर्जरी है तो प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन तो होंगे ही। व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? કેમ કે એનાથી જે ગેસ્ટ્રિક ફીચર્સ છે એને ડિસ્ટ્રક્શન આવશે અને જે પણ અંદર કરવાનું પ્રોપર ફંક્શન તમે એન્ટિટ્યુડમાં અને જે આપણે એને એમનું સાઇટ Anastomosis site. એને પ્રિવેન્ટ કરવાની છે કે But what if obstruction થઈ ગયું છે તો ફંક્શન નથી કરતું બરાબર તો? સર્જન Yes, if you're surgeon, yes. Online students, what is this really important point? After gastric surgery, we cannot irrigate and remove the NG tube without PSCP prescriptions. We have to monitor closely for NG patency, and if have any obstructions, then informed PSCP insertion. Yes. So हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एनजी ट्यूब रिमूव नहीं कर सकते, इरिगेट नहीं कर सकते, सक्शन से डिस्कनेक्ट भी नहीं कर सकते अनलेस यू हैव बीन टोल्ड टू डू सो। सारी गैस्ट्रिक सर्जरी में एनजी ट्यूब सक्शन होता ही है। अगर आपको लग रहा है कि एनजी ट्यूब फंक्शन नहीं कर रही है, प्रॉपर पेटेंट नहीं है, ओपन नहीं है, सो यू कैन नॉट इरिगेट एंड डू एनीथिंग। इमीडिएटली यू हैव टू इन्फॉर्म द सर्जन और पीएचसीपी, वो सब जो भी करे वो देखना है, बट हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ उनको रिपोर्ट करना है।
फिर हमने देखा डिओडिनल अल्सर्स, अल्सर्स इन द डिओडिनम, उसके रिस्क फैक्टर्स, उसके कॉम्प्लिकेशंस देखे, उसका असेसमेंट, टाइमिंग याद रखना है एंड डिफरेंस याद रखना है आपको। इंटरवेंशंस देखे कि क्या हम कर सकते हैं, सर सेम फार्माकोलॉजिकल, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड लास्ट में सर्जरी। क्लाइंट एजुकेशन, इंटरवेंशन सेम है, सिर्फ लोकेशन चेंज हुई है, सो क्लाइंट एजुकेशन भी सेम होगा। ओके फिर हमने देखा डंपिंग सिंड्रोम विच इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ गैस्ट्रिक सर्जरी। डंपिंग सिंड्रोम हो सकता है, व्हाट इज डंपिंग सिंड्रोम, रैपिडली एम्प्टिंग और अर्ली एम्प्टिंग ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट, फटाफट खाली हो जाता है। उसके हमने साइन एंड सिम्टम्स देखे एंड क्लाइंट एजुकेशन देखा। अगर डंपिंग सिंड्रोम हो रहा है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वो होगा हमने कुछ पोर्शन ऑफ स्टमक रिमूव कर दिया है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि स्टमक रिमूव भी नहीं किए, नेचुरली उनको डंपिंग सिंड्रोम हो रहा है, तो फिर पेशेंट को हम क्या करेंगे, एंटीकोलिनर्जिक्स देंगे कि डिलेड हो एम्प्टिंग। सो ये सारी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हमने उसके लिए हमने पेशेंट एजुकेशन देखा कि क्या पेशेंट कर सकता है कि उसका स्टमक है फटाफट एम्प्टी ना हो जाए। ओके यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? No. Okay, then see you tomorrow at 9 a.m. Thank you. Thank you, ma'am.